हमेशा ऐसा होता है कि अपन जो डिज़र्व करते हैं वो तो अपने को नहीं मिलता। ये मैंने देख लिया। लेकिन यार अपन अपने दोस्त से भी ऐसे ही रहे जैसे हनुमान जी राम जी के लिए रहे थे। मुझे याद है कि मैं शिनचैन जैसे बनाता था ऐसे ही मुँह घुमा के हनुमान जी भी बना देता था उससे ही। तो वो मेरे को याद, पोएट्री ऐसा नहीं है कि राम को श्याम से मिला दिया तो शायरी बन जाएगी। ये कि अपन जहाँ रहते हैं ना, अपने को ख़याल भी उस लेवल के आते हैं। आदमी प्रैक्टिस करता रहता है ना, तो उसको पता नहीं चलता वो जाने कहाँ का शो कर जाता है। यदि अंधकार से बचने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। आदमी को अगर आगे बढ़ना है तो उसको सही समय पे सही जगह पे होना ज़रूरी है। म्यूज़िक आना चाहिए आदमी को, उसके बाद फिर उससे कुछ भी गवा लो, शादी में गवा लो या मैयत में गवा लो, म्यूज़िक आना चाहिए मेरे को। वेलकम टू अंडरडॉग माइंड्स। इस पॉडकास्ट में आज हम एक ऐसे छोटे शहर के कलाकार की अनसुनी कहानी जानेंगे जो कि जॉब भी कर रहा है लेकिन साथ में तबला और ढोलक भी बजा रहा है, रात को भजन भी करने जा रहा है। मतलब हम किसी भी कलाकार की जीवन को देख रहे हैं तो हमें दूर से ऐसा देख के लगता है कि बड़ा अतरंगी सा जीवन है, वो हर कुछ मैनेज कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। उनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो कैसे अपनी वर्क लाइफ और आर्टिस्टिक लाइफ को मैनेज करते हैं, कैसे टाइम मैनेज करते हैं, कैसे अपनी कला पर ध्यान देते हैं और कैसे उसे कला को तराशते हैं और उसे एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमें पता लगेगा उन्हीं कलाकार के द्वारा जिनका नाम है योगेश गुजर, और एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं वो, और काफ़ी अच्छा तबला और ढोलक बजाते हैं। सो बने रहिए इस पॉडकास्ट में और इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिए, जिससे हमें एक अलग ही एक आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव क्या आता है वो पता लगेगा। हमारे इस पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूज़िक, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, ऑडिबल या किसी भी अन्य ऑडियो पॉडकास्ट पर सुनते हैं तो वहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर दीजिए। स्वागत है आपका योगेश भैया। थैंक यू भैया। मुझे तो ये मालूम है आपके इंस्टाग्राम को देख के कि आप म्यूज़िक करते हैं, म्यूज़िक के अलावा क्या क्या और करते हैं? 20-24 साल की जनरी अपनी देखी जाए, 23 साल की, तो उसमें भी मतलब मैंने मेजर या तो मेरा म्यूज़िक रहा है। पढ़ाई तो मैं खैर अब करने लगा हूँ, मतलब जैसे 12th क्रॉस हो गई उसके बाद थोड़ा सा फिर पढ़ाई पे मेरा झुकाव बढ़ गया। बाकी हाँ ये है कि मैंने म्यूज़िक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया है, और मेजर जैसे ज़्यादातर मेरा मन एक जगह नहीं टिकता है। ज़्यादातर मतलब मैंने देखा है कि कुछ करता हूँ मैं, जैसे कोई एक इंस्ट्रूमेंट भी लेके बैठा हूँ, तो जैसे ढोलक लेके बैठा तो 15-20 मिनट प्रैक्टिस करी और बोर हो जाता हूँ। फिर उसके बाद कि नहीं अब ऑक्टापैड लेके बैठेंगे, वो लेके बैठा फिर बोर हो जाता हूँ। मतलब थोड़ा सा मेरा मन ऐसा है कि केंद्रित नहीं है अभी ऐसा प्रॉपर। तो उन चीज़ों की वजह से मैंने, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए कि इस वजह से मैं मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ, क्योंकि मेरा अब यार हारमोनियम बजाएंगे तो उधर मन हो गया, किसी को गाते हुए सुन लिया तो गाने की प्रैक्टिस करने लगा, उधर मन हो गया। और गाने में फिर हुआ ये कि होता ये है कि अभ्यास होता रहता है। अब जैसे रोज कोई चीज़ करेंगे तो अभ्यास तो हो रहा है, भले ही कोई सिखा नहीं रहा है पर अभ्यास हो रहा है। भले अधकचरा हो रहा है, अभी इतना प्रॉपर नहीं हो रहा पर हो तो रहा है। तो उस वजह से अपन ने, हुआ ये कि होते होते वो ऐसा हो गया कि सीखे हुए लोगों से भी अच्छा गाने लगा। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा तो नहीं बोलूँ कि मैं सीखे हुए से अच्छा गाता हूँ, पर हाँ ये है कि अपने लेवल पे मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कवर खुद से ही हो गया। मतलब मेरे को मतलब पापा के दोस्त भी बहुत बोलते कि मल्टी टैलेंटेड और इस टाइप का। बाकी हाँ मल्टी टैलेंट तो नहीं, पर हाँ ये है कि मल्टीपल चीज़ों में मैंने इतना फोकस करा है, इसीलिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, पकड़ में आ जाती, समझ में आ जाती ध्यान केंद्रित नहीं है एक जगह, इसलिए आपने सब कुछ सीख है। लिया। वही बात अच्छा, आप अभी म्यूज़िक कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं? है। मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ अभी, और जावा लैंग्वेज पे कर रहा हूँ। तो उसमें मतलब एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं हम। एक कंपनी है टेक पांडा IT टेक्नोलॉजीज करके, तो वहाँ पे फिर हम आ, सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 7 बजे फ्री हो जाते हैं। और मैं वहाँ पे फिर ढूंढता रहता हूँ, दिन में वहाँ पे लंच में कहीं पे बैठा हुआ देखता रहता हूँ, कहीं आसपास भजन संध्या है। 7 बजे बिना खाना खाए पहुँच जाता हूँ। क्योंकि बात यह है कि वो तो चलो पैसे के लिए कर रहे हैं, पर दिमाग अभी भी म्यूजिक में ही चलता रहता है। अच्छा, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप गलत फील्ड में आ गए हैं?
कि बोले मैं आईटी में कर रहा हूँ, हो सकता है आपके पास नॉलेज है तो आप इस फील्ड में भी देखो, बैरियर तो है ही नहीं, कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी है, मतलब आप कहीं ना कहीं तो जा ही सकते हो ना इसमें भी। ये बात मैंने सोची थी, और मैंने सोची इसीलिए मैंने थोड़ा सा लेट डिसीजन लिया कि मैं आईटी में जाऊं। बहुत लेट लिया, मतलब एक तरह से मैं मेरी एज के हिसाब से या मैं मेरे लेवल के हिसाब से मैं बहुत लेट हूँ आईटी में जाने के लिए। यानी कि मैं अभी एक तरह से फ्रेशर ही हूँ आईटी में। एक मैं डेवलपर जो हूँ ना, मैं फ्रेशर हूँ अभी, जबकि मेरे को अभी लगभग 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था। मैंने किया यही कि मैं म्यूज़िक में मैंने सोचा कि यार अपन इधर बनाते हैं, पर मेरे को अब धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे इतना पेमेंट हो नहीं पाता एक तरह से। मतलब अगर अपन सिर्फ म्यूज़िक पे डिपेंड हो जाएंगे तो अपन हैं अच्छे म्यूजिशियन, लेकिन जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार जो अपन डिजर्व करते हैं अपने को मिलता नहीं। हर बार ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसा होता है कि अपन जो डिजर्व करते हैं वो तो अपने को नहीं मिलता। ये मैंने देख लिया मेरे लेवल पे, तो मैंने देखा है कि शाहजहाँपुर में भी इतना कोई पेमेंट इतना प्रॉपर हो नहीं पाता किसी भी आर्टिस्ट का। कोई भी, मतलब वो XYZ कोई भी हो, बड़े से बड़ा आर्टिस्ट हो, जैसे मैं हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, है ना। कुछ आर्टिस्ट यहाँ भी है, कुछ आर्टिस्ट यहाँ भी है, पर यहाँ वाले का, यहाँ वाले का, यहाँ वाले का, वो सबका मानते हैं कि सब एक जैसे ही हैं और सबको एक ही पेमेंट मिलता है। तो जो आदमी यहाँ है उसको ऐसा लगता है कि अरे यार इसको भी ये मिल रहा है और मेरे को भी ये मिल रहा है, तो क्या मतलब है फिर। और मेरे को ऐसा लगता है कि यार इसको भी उतना ही मिल रहा है जितना मेरे को मिल रहा है। तो ये बस हायरार्की में ऐसा पड़ जाता है कि मिलता किसी को कुछ नहीं। मेरा वही है बोलने का मतलब कि आपने यूँ नहीं सोचा कभी कि मैं बाहर जाऊँ, वहाँ ट्राई करूँ? ये बात तो है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि अभी उस लेवल पे हूँ नहीं मैं। मतलब करंटली, मतलब जो मेरा लेवल है अभी, मेरी इतनी प्रैक्टिस है नहीं इतनी कुछ खास, क्योंकि मैंने 2017 में जब मैं इंदौर गया था, मतलब फर्स्ट टाइम मैं गया था घर से दूर, तो मैंने म्यूज़िक छोड़ दिया था उस टाइम पे। मतलब 2008 या 9 के टाइम पे मैं सुंदरकांड में जाना चालू किया था, और तब से जो म्यूज़िक पकड़ा मैंने, तो लगभग 2016-17 तक मैंने किया। पढ़ाई भी चलती रही, 12th हो गई तो फिर मेरे को जाना ही पड़ा। तो उस टाइम से फिर मैं 2020 तक मैंने ढोलक हाथ ही नहीं लगाई। मतलब 3 साल तक मैंने म्यूज़िक सुना ही नहीं, टच ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में चले गया टाइम। मतलब वो कॉलेज का वो फेज़ था कि उस टाइम पे सब छूट गया था। तो अब मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने वो 3 साल जो मैंने म्यूज़िक छोड़ दिया ना, वो मैंने नुकसान किया बहुत बड़ा। क्योंकि उस टाइम पे अगर चल रहा होता रनिंग में, तो आज के समय में मतलब मेरी अलग हालत होती। मतलब जहाँ पे मैं कुछ एक स्टेज पे हूँ तो मैं थोड़ा सा ऊंचा होता, ताकि मैं अभी के टाइम पे कुछ डिसीजन ले पाता उस बारे में। पर अभी मतलब हुआ ये है कि मैं, मतलब कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मैं ज़रूर आईटी छोड़ूंगा म्यूज़िक के लिए। पर हाँ, ये है कि कब छोड़ूंगा पता नहीं। म्यूज़िक तो आप सालों से कर रहे हो, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब आप घर में जैसे ऐसा नहीं होता है कि या तो पापा कर रहे हैं या मम्मी कर रहे हैं या दादाजी भजन करते हैं, तो उससे बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाता है। आप ऐसी कौन सी चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए थे? आर्ट की तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव है, हमारे मतलब फैमिली में भी आर्ट की तरफ ज़्यादा झुकाव है। जैसे कि मैं शुरू में भी, जैसे दुर्गेश भाई हो गया, मैं हो गया, हम साथ में ही पढ़े हुए हैं। तो होता ये था कि हम लोग कुछ भी चीज़ है, आर्टिस्टिक चीज़ कुछ भी है, जैसे कि ड्राइंग हो गई, दुर्गेश की पेंटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये तो उनने बताया ही नहीं। हाँ, तो हाँ, तो ये चीज़ आप देखना उसके घर की दीवारों में, मतलब वो दुनिया भर की चित्रकारी कर रखी है उसने। वो इसीलिए क्योंकि वो, मतलब वो प्रैक्टिस करता रहता। मैंने छोड़ रखी है, ड्राइंग में छोड़ रखा है। अब बात यही है कि मैं ड्राइंग भी कर लेता था उस टाइम पे। मतलब लोग हमको बुला बुला के उनके प्रोजेक्ट में कुछ छोटा सा कुछ स्टिकर या आइकन कुछ बनाना रहता था, तो वो हमसे बनवा के चले जाते थे कि ले डोरेमोन बना दे, कि शिनचैन बना दे, हनुमान जी बना दे। वो मेरे को आज भी याद है कि मैं शिनचैन जैसे बनाता था, ऐसे ही मुंह घुमा के हनुमान जी भी बना देता था उससे ही। तो वो मेरे को याद है, हम कर लेते थे उस टाइम पे। तो आप जैसे ये बोल रहे कि आया कहाँ से, तो जैसे जैसे ड्राइंग हो गया, तो ये तो चलो मैं करता रहता था तो आ गया। पर जैसे अगर म्यूज़िक में, या मतलब कोई ऐसी चीज़ जो एक क्राउड के सामने की जाती है, जैसे कि सिंगिंग हो गया या पोएट्री हो गया या कुछ भी हो गया, तो पोएट्री का जैसे मेरे पापा को शौक है। मेरे पापा जो हैं पोएट हैं, जगदीश गुर्जर नाम है अभी रिसेंट में मैंने उनकी अभी टीवी पर भी आए हो। उनका। शिमारू टीवी पर उनका शो आया था, 10 तारीख को आया था, 10 बजे शाम को, रात को। शैलेश लोढ़ा जो होस्ट करते हैं, वो मतलब वो उसी का वो है, वाह वाह जी क्या बात है, हाँ हाँ हाँ, सेम उसी पर बना। उसी के मतलब उस पर बेस्ड है वो एक तरह से।
बस नाम चेंज हुआ, गोत्र चेंज नहीं हुआ एक तरह से, बस वही है। हाँ, पर ये है कि पापा बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, मौका मिला, लेट मिला, पर हाँ ये है कि डिज़र्व करते हैं तो मिल जाता है। तो उनको जैसे पोएट्री का शौक है, उसके बाद दादी जैसे हैं मेरी, तो अभी तो खैर शांत हो गए, पर जैसे आज कितनी क्या है डेट आज? 23 है ना? 23 है, हाँ। ये 2 दिन पहले 2021 में 21 अप्रैल को शांत हुए थे, और दुर्गेश भाई के यहाँ पे 20 अप्रैल को शांत हुए थे। मतलब दोनों के घर पे भी ट्रेजेडी भी साथ आई लगभग। तो हुआ यही कि दादी भी जैसे भजन में जाया करते थे, मंदिर पे होते रहते हैं भजन, जैसे आंटी जी ऐसे ही बस ढोलक लेके झांझ मंजीरे लेके बैठ जाते हैं, हरे राम करते। तो ऐसे ही मैं भी सुना करता था। उसके बाद जैसे पापा भी मेरे अब खैर पोएट हैं, तो रागों का और इन सब चीज़ों का तो मतलब समझ आता ही है किसी भी इंसान को। अगर पोएट है तो बहुत सारी चीज़ें उसको भी पैरेलली करनी होती है, कि मतलब सिर्फ पोएट्री ऐसा नहीं है कि राम को श्याम से मिला दिया तो शायरी बन जाएगी, है ना? तो पोएट्री भी फिर बनानी पड़ती है एक तरह से। तो राग बनती है ना, कि कोई दीवाना कहता है, तो वो राग कैसे बनती है, तो वो राग का भी नॉलेज होना ही चाहिए ना। म्यूजिक का थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा तो होना चाहिए। तो वो जैसे खैर पापा को था, और उसके बाद मेरे बड़े पापा मतलब भजन बहुत अच्छा गाते हैं एक तरह से। उनकी जो, हाँ, दुर्गेश ने एक स्केल की बात करी थी, स्केल आपको समझ नहीं आया होगा। हाँ, मेरे स्केल को क्या चीज़ है मैं नहीं। बताऊंगा, स्केल क्या चीज़ है मैं बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा आपको। स्केल जैसे मेरे बड़े पापा की स्केल जो है गाने की, वो बहुत ऊंची है, तो वो भी जैसे गाते थे, तो सुंदरकांड में फिर जाते थे तो मेरे को ले जाते थे, मतलब मेरे से बहुत लगाव है उनको, तो ले जाया करते थे। तो मैं भी बैठे बैठे सुनता रहता था, मन नहीं लगता था। सुंदरकांड क्या है कि सुंदरकांड में कभी आप गए हों या नहीं गए हों, तो उसमें होता ये है कि एक मतलब पुस्तक रहती है, किताब रहती है, उसमें पैराग्राफ होते हैं, मतलब 12-12, 15-15 लाइन के पैराग्राफ होते हैं, और ऐसे 60 बार 60 रोटेशन होते हैं, ऐसे 60 रोटेशन, 60 दोहे होते हैं मतलब उसमें। तो वो पार करना होता है लगभग 1 घंटा लगेगा अगर अपन सुंदरकांड ऐसे ही वर्बली पढ़ेंगे ऐसे बस। तो वहाँ पे बाकी म्यूजिक के और इसके साथ में अगर करें तो 2-2.5 घंटे लग जाते थे, तो मैं बहुत बोर होता था पहले। सुंदरकांड मंडल होता है, जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, ऐसे ही सुंदरकांड का भी मंडल का एक हेड होता है, जो रामायण लेके बैठता है। मतलब मेन वही होता है, उसकी चलती है कि वो गाइड करता है कि अब ये गाएंगे, अब ये करेंगे, वो करेंगे। तो वो भी पापा की पहचान के थे, तो पापा फोर्स करते थे तो मैं गाता था। अब जिस दिन पापा नहीं आते थे सुंदरकांड में, जैसे पापा पुलिस में, बड़े पापा, तो वो नहीं ले जाते जिस दिन मेरे को। मेरी आदत ही हो गई थी कि अब शनिवार शनिवार चलेंगे, बोर होते हैं घर पे तो चलेंगे। तो गया, बैठता मैं, तो मेरे पापा तो थे नहीं वहाँ पे उस टाइम पे, तो वो अंकल मेरे को बोलते कि अब तू मेरे पास आके बैठ, अब तू भजन गा। तो धीरे धीरे हुआ यही कि फिर वो बुलाते मेरे को, हर शनिवार आता मैं, फोर्स करते भजन गा भजन गा भजन गा करके। मतलब मेरे पापा तो बहुत बार आ ही नहीं पाते, वो अंकल ही मेरे को फिर फोर्स करने लगे कि तू तो भजन गाएगा, ये वो। और फिर धीरे धीरे करके मंडल की भी बढ़ोतरी हुई, और माइक सिस्टम लिया है, साउंड सिस्टम लिया है। अब पहले ही मेरी हिम्मत नहीं थी कि अपन गाएं, और वो ये माइक पकड़ा दिया कि ले बेटा गा। अब माइक में कैसे गाओ, तो धीरे धीरे करके हिम्मत खुली, जैसे बड़े पापा हैं गाते ही थे, तो उनको देख देख के, जैसे एक वो भजन है ओम सुंदरम ओमकार सुंदरम, वो पहला भजन है जो मैंने गाया था, मेरे को आज भी याद है, क्योंकि आदमी की शुरुआत कहाँ से होती है उसको पता रहता है हमेशा। तो मैंने हमेशा ये भजन, मेरे को याद है, हाँ खैर अभी नहीं गाता हूँ मैं ये, पर मेरे को याद है ये भजन कि ये शुरू किया था। तो बड़ा सिंपल सा भजन है ये, सुना होगा आपने। तो इसमें शुरू किया, फिर धीरे धीरे सुंदरकांड पढ़ना चालू किया। फिर उसके बाद बहुत बार ये होता था कि जैसे ढोलक बजाते हैं थे अंकल जी एक, तो हम भी ऐसे ही लेके बैठ जाते थे। तो उसमें फिर कभी अंकल जी नहीं आते तो हम लेके बैठ जाते, कूटने लगते, अब कुछ आता तो था नहीं। तो बस यही है, धीरे धीरे करते करते अभ्यास से चीज़ें शॉर्ट होती गई, और धीरे धीरे फिर अब ये स्टेज आ गई कि वो अंकल नहीं आते तो मैं बजा भी लेता, गा भी लेता। तो हाँ, ये भी चीज़ मैं आपको बताऊँ, गाते हुए बजाना या बजाते हुए गाना मुश्किल चीज़ है, थोड़ा टफ है। क्योंकि रिदम भी मैनेज करना है और सुर भी मैनेज करना है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, अब ये भी मेरे को आ जाती है आज के समय में, क्योंकि अभ्यास से अभ्यास होता गया। अब अभ्यास का मैं एक आपको एग्जांपल दूं, मैं ज़्यादातर एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मेरे को एक ने बोला था मेरे सर ने कि तू एग्जांपल ऐसे देता है, मतलब समझाने का तरीका मेरा, मेरे को बोलते हैं ऐसा, मैं ऐसा खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरा समझाने का तरीका, मेरे को बोलते, मेरे सर बोलते हैं कि तू समझाता ऐसा है कि तू अगर चाहे ना
तो तू हंसते हंसते सामने वाले को जहर पिला सकता है। हाँ, समझाने में मतलब कि तू पी ले, फायदा है तेरे को एक तरह से। तो समझाने का तरीका मैं आपको बताऊं, जैसे कचरे की गाड़ी आती है अपनी, है ना। आपको किसी ने भी ये गाना आपको मार मार के नहीं सिखाया। कचरे का गाना आपको पता है, शाजापुर है हमारी शान, है ना, स्वच्छता है हमारी पहचान। आपको याद है वो गाना, आपको मार के सिखाया क्या किसी ने? नहीं हुआ। वो है बस यही कि धीरे धीरे करके रोज आपको रटता गया वो गाना, आपको आपके आसपास सुनाया गया, माहौल बन गया ना, वो ऑरा क्रिएट हो गया। तो कचरे का गाना भी याद हो गया अपने को। तो बस यही अभ्यास खुद नहीं किया अपन ने, हो गया अभ्यास। तो एक तरह से बस यही हुआ कि मैंने खुद से बहुत सारी चीज़ें ट्राई नहीं की, हो गई वो चीज़ें, मजबूरी में हो गई, किसी ने फोर्स किया तो हो गई, इस टाइप से। फिर बाद में आप उसमें भी आपको इंटरेस्ट आने लगा? हाँ, फिर धीरे धीरे मैंने फिर, मेरे को भी फिर जैसे छोटा था, तो उस टाइम पे छोटे बच्चे को जैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल जाती है, तो मैं समझने लगा कि यार मैं तो इम्पोर्टेंट हूँ यार, बड़ा मैं तो खास आदमी हूँ। तो उसके बाद फिर मैं रामायण पे जो बैठते थे अंकल जी, वो नहीं आते तो फिर उस पे भी बैठ जाता था। मतलब एक तरह से मेन बॉस ही हो गया था, मंडल का हेड हो गया था एक तरह से। और उसके बाद फिर अंकल जी आना बंद हो गए कुछ, उनके मतलब घर पे भी ऐसी फैमिली प्रॉब्लम चलती रहती है। तो एक तरह से अभी जो हम सुंदरकांड करते हैं मंदिर में, वहाँ पे हेड में हूँ। और ढोलक भी मैं ही बजाता हूँ, गाता भी मैं ही हूँ, बताता भी मैं ही हूँ कि अब तू भजन गाएगा, अब तू भजन गाएगा। जैसे दुर्गेश भाई भी जाता है, ये मेरे को मना करता है, हम बच्चों को लेके बिठाते हैं, हम फोर्स कर करके कि बैठो एक एक मतलब जो बैठा है उसको एक भजन गाना ही है। क्यों गाना है? क्योंकि मेरे को भी एक टाइम पे फोर्स किया था और मैं सीखा। तो मैं ये मानता हूँ फोर्स करूंगा मैं, अगर वहां पे बैठना है तो सीखोगे। आइस ब्रेक हो जाती है। वही बात है। और बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मान लो आप गा रहे हो, है ना, और आपके साइड में एक बच्चा बैठा है, आप गा रहे हो, आप बेसुरा गा रहे हो, है ना, शुरू में तो बेसुरा ही गाएगा ना। तो अब आप गा रहे हो और आप बेसुरा गा रहे हो, तो साइड वाले हंस रहे हैं, पर मैं आपका साथ दे रहा हूँ, है ना। उसके बाद आपका हो गया, अब साइड वाला आपका गा रहा है, आप हंस रहे हो, तो आप जब गा रहे हो ना, तो मैं उस पर चिढ़ता हूँ कि हंसे मत। और आप वो जो गा रहा है, तो मैं आप पे चिढ़ूंगा कि हंसे मत, क्योंकि बात यही है कि मेरे को आपको भी उत्साहवर्धन तो आपका भी करना है और उसका भी करना है ना। तो एक तरह से बस यही है कि किसी की मतलब हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। कोई सीख रहा है, कर रहा है, गलत गा रहा है, हाँ ठीक है, हो जाता है यार, करते करते आ जाता है सबको शुरू से ही। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि पहला स्वर ही तुम्हारा इतना परफेक्ट रहेगा कि मतलब तुम सुनीति चौहान को फेल कर दोगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो आप 3 साल जो बाहर गए थे, उस बीच उस ग्रुप को कौन चला रहा था? वो उस टाइम पे भी मतलब थोड़ा सा डाउनफॉल मान सकते हो उस समय को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं चले गया तो डाउनफॉल हो गया, ऐसा नहीं है, मतलब शायद वो समय ही ऐसा था। जो अंकल जी हैं वो भी कुछ पुलिस केस में कुछ शायद फंस गए थे, कुछ बात हो गई थी लंबी, तो उस वजह से फिर उनने शायद शाजापुर ही छोड़ दिया था बहुत समय के लिए, जो मेन हेड थे। और बड़े पापा भी फिर आना कम कर दिए थे, मतलब सब एक तरह से जो अंकल, सब सारे अंकल जी थे, कोई कहीं बाहर शिफ्ट हो गया, कोई चले गया, कोई किसी का ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि सब यहाँ पे आपको पता है अपने यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल है। तो सबका धीरे धीरे करके ट्रांसफ़र होता गया। तो उन लोगों ने फिर क्या है कि कोई आता नहीं आता, तो धीरे धीरे करके लोग आने ही बंद हो गए। मतलब बहुत समय से सुंदरकांड ही बंद हो गया था होना। फिर हम लोग मतलब 2015-16 में सुंदरकांड कम हो गए थे होना। तो फिर हम लोग मार्केट जाते थे, हमको मतलब आदत ऐसी पड़ गई थी कि यहाँ चलो हो नहीं रहे, तो हम मार्केट में कहीं सुंदरकांड होता तो वहाँ पे आवाज़ आती थी, तो कोई पहचान का भी नहीं, किसी मतलब मैं आपको नहीं पहचानता, पर आपके घर से मेरे को आवाज़ आ रही है ढोलक बजने की, सुंदरकांड की, तो मैं गाड़ी रोकूंगा आपके बाहर और आ जाऊंगा अंदर बैठने, ऐसे ताली बजाने, भजन गाने। फिर धीरे धीरे लोग, मार्केट के लोग पहचानने लगे कि यार ये आदमी भी है। ढोलक तो पहले से बजाता ही था, तो कभी किसी ने पहचान लिया कि अरे यार ढोलक बजा दे, भजन गा दे, तो इस टाइप से फिर ये हुआ कि यहाँ नहीं हो रहा था, तो हम फिर मार्केट में जा जाके हम लोगों ने शुरू किया कि यार अपन वहाँ तो करो कम से कम, कहीं पे भी भगवान का नाम लेना है, कहीं पे भी ले लो। तो इस टाइप से किया। सुंदरकांड यहाँ पे बंद हो गए थे, फिर जब कोविड आया फिर उस टाइम पे फिर से हमने चालू किया। उस टाइम पे मैं शाजापुर भी आ चुका था और छोड़ भी चुका था, म्यूजिक बिल्कुल छोड़ चुका था, पर हाँ ये है कि दिमाग में जैसे रहता है ना यार कि नहीं यार अपन, क्या टाइम था उस टाइम पर, अपन क्या कर रहे हैं अभी, तो करा वापस से कंटिन्यू। अब मतलब ये है कि अब मैं नहीं कर पाता हूँ, तो मैंने जिन बच्चों को फोर्स किया था कि तू भजन गाएगा, अगर यहाँ बैठना है तो भजन गाएगा, वो बच्चे करते हैं अब। मैं नहीं जाता हूँ तो वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब आप वो लेगेसी को आगे बढ़वा रहे हैं। हाँ मतलब मतलब वो आपका वो इंटेंशनली नहीं है, वो अपने आप ही बढ़ रही है। वो यही है बस कि मैं महानता नहीं बोलूंगा उस चीज़ को, पर हाँ ये है कि जो अंकल जी मेरे को फोर्स करते थे, जैसे पापा फोर्स करते थे, सब करते थे,
वो मेरे अच्छे के लिए फोर्स करते हो या उस टाइम पे फोर्स करते हो कि सब आए हैं तो सब गा लें, किसी भी ने इंटेंशन से मेरे को फोर्स किया, पर हाँ ये है कि उन्होंने किया, मैं आगे बढ़ा तो मेरे को लगा कि हाँ यार मेरा फ़ायदा हुआ है, एज ए पर्सन भी मेरा फ़ायदा हुआ है और मॉनेटरी भी मेरा फ़ायदा हुआ है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करा हो आपने? आ, इसमें जैसे मैं आपको बताऊं, सुंदरकांड जो चीज़ है, मतलब आ, सुंदरकांड रामायण का हिस्सा है, रामचरितमानस जो है उसका हिस्सा है सुंदरकांड। ये बहुत सारे कांड होते हैं, बाल कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, किष्किंधा कांड हो गया, लंका कांड हो गया, तो ये सारे हिस्से हैं, मतलब एक किताब है, किताब के ये चैप्टर हैं एक तरह से, तो उसी का एक चैप्टर है सुंदरकांड। तो सुंदरकांड में मतलब एक तरह से आपको क्या मिलेगा पता है, सुंदरकांड में मेन मेन जो पोर्शन है वो हनुमान जी का है। और वो मतलब होता यही है कि कोई चीज़ आपको पता नहीं है, पर किसी गाने के टोन से या किसी मतलब मान लो ऐसा समझो आप कि कोई सा गाना अरबिक है या कोई सा गाना साउथ इंडियन लैंग्वेज में या कुछ है, लेकिन उस गाने के टोन से मतलब उसको सुन के आप ये तो समझ जाओगे ना यार ये गाना फील किस टाइप का दे रहा है, ये रोमांटिक है गाना या एग्रेसिव है, किस टाइप का है। तो ये सब चीज़ों को सुन के भले ही वो चीज़ समझ में नहीं आती, अवधी भाषा है या किसी भी भाषा हो, वो भाषा समझ नहीं आती पढ़ने में सुनने में, पर वो पढ़ के सुंदरकांड पढ़ के धीरे धीरे ये फील आने लगता है कि यार अपन बड़े सभ्य हो जाते हैं, मतलब अपना नेचर कैसा भी हो, अपन बड़े एग्रेसिव भी हों या अपन किस टाइप के भी हों, पर मैंने ये चीज़ देखी है सुंदरकांड से भी जो रिलेट सही में मतलब जो जुड़ाव रखता है वो आदमी बड़ा सभ्य होगा, क्योंकि उसको हनुमान जी का जैसे जो नेचर है, अगर एज अ पर्सन उनको अपन लें तो उनका नेचर यही है कि वो बहुत अच्छा एक मित्र की तरह से हैं। तो अपन को यही लगता है कि अरे नहीं यार अपन अपने दोस्त से भी ऐसे ही रहें जैसे हनुमान जी राम जी के लिए रहे थे, तो अपन मतलब एक तरह से सभ्य हो जाते हैं। तो मैं भी ऐसा ही हूँ कि मैं चीज़ें उठाता रहता हूँ, जैसे कि अपने हनुमान चालीसा में भी आपको मिलेगा कि उसमें बोला था कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, पता होगा ना, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, मतलब रघुपति मतलब राम जी, मतलब राम जी ने की थी बहुत बड़ाई किसकी, हनुमान जी के, तुम मम प्रिय मेरे लिए तुम प्रिय हो, कैसे, भरत ही संभाई मतलब भरत जैसे भाई हो तुम मेरे। क्यों बोला, क्योंकि वो हनुमान जी मतलब को भाई क्यों बोला, एक तरह से वो तो बोल रहे थे कि मैं तो आपका दास हूँ, और बोले नहीं तुम मेरा भाई हो, वो इसीलिए क्योंकि अच्छे लोग ही अच्छे लोगों की पहचान कर पाते हैं, है ना, डिजर्विंग लोग, जैसे बोलते हैं ना करण जौहर हीरो की पहचान करण जौहर करता है ना, स्टार गेट की, तो इस तरह से ही बस अच्छे लोगों की पहचान अच्छे लोग ही कर पाते हैं। अब वो तो चलो खैर दूसरी चीज़ है, पर हाँ ये है कि अपना जितना भी आसपास का वातावरण है अगर सुंदरकांड होते रहते हैं तो वातावरण भी बहुत शांत होता है, मतलब अगर अच्छे लोगों के बीच में सुंदरकांड तो हाँ ये है, अगर गंदी जगह पे कुछ भी अच्छा कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हाँ ये है कि अगर समझने वाले लोग हैं, थोड़े माइंड से ओपन है लोग, तो हाँ ये है कि सुंदरकांड का फर्क पड़ता है, नेचर पे फर्क पड़ता है। कहीं ना कहीं उसके वाइब्रेशंस ऐसे हैं जो बॉडी में सभ्यता ला देते हैं या कूल डाउन कर देते हैं। सुंदरकांड में या म्यूजिक में मतलब मेन बात तो ये है कि म्यूजिक ही है जो सब चीज़ों से मतलब फीलिंग से जोड़ता है, जैसे दुर्गेश भाई भी बोलता है कि अपने जैसे अपने यहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्री है, आपने ये देखा होगा कि हॉलीवुड में पिक्चरों में गाने नहीं होते हैं, पर बॉलीवुड में गाने ही गाने होते हैं। और मतलब कुछ जरा सा कोई गेट जोर से लग गया तो गाना आ जाएगा, कोई हीरो गिर गया तो गाना आ जाएगा, किसी की वो साड़ी उड़ गई तो गाना आ जाएगा, है ना। तो सड़ी सड़ी सी चीज़ों में हाँ गाने आते रहते हैं, क्योंकि अपनी जो इंडस्ट्री है ना, ये म्यूजिकल इंडस्ट्री है बिल्कुल, बॉलीवुड जो है अपनी म्यूजिकल इंडस्ट्री है, वो इसीलिए क्योंकि शुरू अपने इंडिया में क्लासिकल म्यूजिक का जन्म ही अपने इंडिया में हुआ है ना। और इस चीज़ को मतलब ऐसा समझो आप कि ये भी चीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ों को क्योर करती है, बहुत सारी डिसीजेस को, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या कुछ है ना, तो जैसे आपने बताया न्यूरो आपकी जो है ना, तो उसमें जैसे आपकी फील्ड है ऐसी हमारी फील्ड भी है कि अगर कोई आदमी जैसे रागें होती है बहुत सारी, हारमोनियम जैसे कोई बजाता है तो वो आदमी जानता है कि बहुत सारी राग होती है, जैसे भैरवी राग हो गई या कल्याण ठाट में राग आती है बहुत सारी, तो मेरे को अब इतनी रागों का नाम तो पता नहीं, बाकी हाँ राग बहुत सारी होती है, अनगिनत राग होती है। तो वो रागों को भी अगर सुना जाए एक परफेक्ट टाइम पे तो वो ऐसा वाइब्रेशन ऐसा वातावरण क्रिएट कर देती है कि जैसे किसी का हाई ब्लड प्रेशर होता है या किसी को मतलब ट्रोमाटाइज होता है एक तरह से, मतलब ये है कि
बहुत बिल्कुल मेंटल प्रेशर होता है ये सब, तो वो उसको शांत कर देती है। मतलब म्यूजिक में असर तो है, कैसा भी म्यूजिक है असर है उसमें। अच्छा, जैसे आपने ज़िक्र करा अभी कि पर्टिकुलर टाइम पे उसको बजाया जाए, तो इनका टाइम भी रहता है कोई? इसमें जैसे जो आदमी हारमोनियम बजाता है उसको हारमोनियम जैसे जो प्रैक्टिस की जाती है, तो शुरू जैसे कोई करता है तो हारमोनियम में आपने देखा होगा ये स्वर तो मतलब सबको दुनिया को पता है कि सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, है ना। तो सिर्फ यही नहीं होता है, इसका विस्तार होता है। इसका विस्तार कैसे? सा हो गया, फिर रे भी रे नहीं होता है, रे कोमल भी होता है। मतलब सा रे, तो ये तो सा के बाद रे गया, मैं दूसरी सीढ़ी पे गया, पर मान लो मैं एक के बाद दूसरी पे नहीं जाते हुए 1.5 सीढ़ी पे चले गया तो सा रे ये हो गया, है ना। तो सा और रे के बीच में एक एक की दूरी थी, पर सा और कोमल रे के बीच में आधे की दूरी थी। तो ये स्वर भी एक अलग हो गया, है ना। और ये अलग वाइब्रेशन क्रिएट करता है, रे अलग वाइब्रेशन क्रिएट करता है, कोमल रे अलग वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन बना है कि सा रख लिया, किसी एक राग रख ली मान लो, और उसमें अपन ने कोमल रे रख लिया, कोमल ग रख लिया, कोमल ध रख लिया, कोमल नी रख लिया, और उसको अलग रख दिया और उसका नाम रख दिया अपन ने राग भैरवी। तो उस राग का ऐसा है कि उसमें कोमल स्वर ज़्यादा है, तो उसका ऐसा लोग बोलते हैं कि इसका समय है रात का। मतलब उसमें कोमल है, मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि शांत करने वाली राग है। हाँ, बोले तो सोने से हाँ, पहले रिलैक्स हो। सोने के पहले रिलैक्स हो जाओ। तो मतलब बस यही है, इन चीज़ों का ऐसे ही है। जैसे एक राग होती है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, शिवरंजनी एक राग होती है। नाम जैसा नाम है उसका शिवरंजनी, ऐसे ही उसका काम भी है। उसको पूरे दिन अपन कभी भी सुन सकते हैं, उसका समय कुछ नहीं है निश्चित, और बड़ा खुश कर देती है। जैसे कथा भागवत कहीं होती है तो वहाँ पे जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है वो शिवरंजनी में चल रहा होता है। वो इसीलिए क्योंकि मतलब मन प्रसन्न कर देती है, एक तरह से भाव बन जाते हैं अंदर से, अरे यार क्या चल रहा है ये, ऐसा। मतलब आदमी को कोई बोल रहा है, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और अगर मेरे बैकग्राउंड में शिवरंजनी चल रहा है तो आप मेरी बात और ध्यान से सुनोगे, ऐसा होता है। मतलब म्यूजिक भाव क्रिएट कर देता है, और समय से भी फर्क पड़ता है। अगर मैं गलत समय में गलत राग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो फर्क पड़ता है। किस लेवल पे, मतलब इमोशनल लेवल पे या एनर्जी का जो वो रहता है उस पर पड़ती है? जैसे आपने बोला अपनी फील्ड को कोई जाने, तो ये जैसे मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी वाली बात है ना। तो बस यही है कि अगर मैं मानूँ तो फर्क पड़ता है, और नहीं मानूँ तो लोग तो ये है कि चूहा मार भी खा लेगा और बोलेगा नहीं मेरे को नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। तो बस ऐसा ही है कि अपन प्रैक्टिस करना, जो आदमी मतलब सही में प्रैक्टिस करता है म्यूजिक की थोड़ा सा अच्छा सोच के, जैसे शंकर महादेवन और ये लोग हो गए, तो ये लोग प्रॉपर टाइमिंग से ही प्रैक्टिस करते होंगे कि यार अभी जैसे संगीत तो कितना है, उसकी कितनी प्रैक्टिस करो, संगीत तो कभी खत्म होता ही नहीं है। तो उसकी प्रैक्टिस करने, जैसे कोई बैठा है तो वो देखता है कि अरे यार चलो 3 बज रही दोपहर की, तो मैंने बहुत दिन से इस राग की प्रैक्टिस नहीं करी, तो इस समय के हिसाब से मैं इस राग की प्रैक्टिस करूँ तो अच्छा है। तो उससे होता ये है कि प्रैक्टिस तो हो ही रही है, कोई राग को लेके बैठे तो उस राग की प्रैक्टिस तो हो ही रही, हाथ भी अच्छे हो रहे हैं अपने, और अपना मन भी उस हिसाब से अच्छा होगा। मतलब फील करने का, ये फीलिंग की बात है जिस आदमी में। और हाँ ये है कि अगर कोई आदमी संगीत से जुड़ा है ना, उसमें फील भी बहुत होगा, फीलिंग भी बहुत होगी, क्योंकि अगर फीलिंग नहीं है तो संगीत नहीं है उसमें। मतलब वो हर तरीके से मजबूत बनाता है एक व्यक्ति। मतलब एक तो अंदर से साफ करता है, बाहर की जो ओरा है उसको साफ करता है। अच्छा, इसमें कभी ना कभी आपने ऐसा देखा है कि जो नेगेटिव एनर्जी का कभी आपको एहसास हुआ है? क्योंकि इसमें हो सकता है आपकी ऊर्जाएं जागृत हो जाती हैं जब आप लगातार कुछ सालों से एक स्पिरिचुअल चीज़ करते रहते हैं, और खासकर म्यूज़िक। कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आप नेगेटिव एनर्जी को फील कर पा रहे हैं? ज़्यादातर तो मैंने नहीं फील किया ये चीज़ कि कभी ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। हाँ, भगवान बहुत बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान होता है तो भूत भी होता है, पर मैं मानता हूँ कि नहीं होता है। जैसे दुर्गेश भैया ने बताया था कि अब बचपन से ही मतलब आपने उनको थोड़ा सा खींचा कि यार नहीं नहीं, तू भी कर, तू भी कर सकता है। तो ये आपको मालूम पड़ जाता है क्या कि किस व्यक्ति के पास थोड़ा सा अगर ये मेहनत कर लेगा तो ये कुछ अच्छा कर लेगा? जैसे आपके साथ बहुत सारे बच्चे भी जाते हैं सुंदरकांड करने, तो आप वो आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ यार ये कुछ कर सकता है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ अच्छी, बहुत सारी चीज़ें खून में भी होती है ना। जैसे मेरे ब्लड में है आर्ट, है ना, वो मेरे खून से कोई निकाल नहीं सकता।
है ना। जैसे कुछ लोग ऐसे रहते हैं, मतलब मेरे दोस्त हैं ऐसे, कि वो मोटा है, मान लो उसकी मम्मी भी मोटी है, उसके पापा भी मोटे हैं, वो भी मोटा है, वो कितना भी कर लेगा, वो पतला हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, और वो फटाफट मोटा भी हो जाएगा। वो 10 साल मेहनत कर लेगा, पतला हो जाएगा, वो फटाफट मोटा भी हो जाएगा, जेनेटिक्स है थोड़े। उसके खून में है ना। मैं जब जाता था ना, मेरे पापा जाते थे सुंदरकांड में, तो मैंने देखा था कि दुर्गेश के पापा भी जाते थे। तो मैंने उनको भी सुना था कि यार अंकल जी भी भजन गाते हैं, और गाते नहीं है मतलब बहुत अच्छा गाते हैं, मतलब एक तरह से उनको यूं है कि जो गांव में कभी मतलब इस तरह के कुछ भजन होते हैं जो मतलब बड़ा मतलब मोहित कर देते हैं बिल्कुल मन को, बिल्कुल मतलब ऐसा। मैं गाँव शब्द में क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि गाँव में थोड़े से बिल्कुल भाव वाले जो होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल खड़ी बोली में बिल्कुल, तो उस तरह के, और उसके बाद में बड़े मस्त कर देने वाले भजन, तो वो मैंने सुने थे उनके मुंह से। और फिर मेरे को ऐसा लगा था कि यार दुर्गेश भी गाता है फिर, क्योंकि गाएगा ये, अगर इसके पापा गाते तो ये भी गाएगा, मतलब या तो रचना गाएगी, या आनंद गाएगा, या दुर्गेश गाएगा, पर गाएगा, ये मेरे को पता था, इन तीनों में से कोई तो गाएगा। पर मेरे को पता था कि बड़ा ही गाएगा, क्योंकि दुर्गेश अगर ड्राइंग करता है तो वो गा भी सकता है। क्योंकि आर्ट है मतलब। आर्ट किसके खून में ज्यादा है, किसके पास ज्यादा है, वो बस यही है, जेनेटिक्स में फर्क पड़ता है। और ज्यादातर मैंने ये देखा है कि अगर कोई किसी दूसरे आर्ट में है तो वो इस आर्ट में भी आ सकता है, क्योंकि यार ऐसा समझो, जो ट्रैक्टर चला सकता है वो बस भी तो चला सकता है ना। है लगभग सब एक जैसी चीज है, दिमाग दौड़ाना है बस, दिमाग। हाँ ये बात भी मैं बताऊं, दिमाग सही दिशा में दौड़ना चाहिए, पहली बात तो ये। अपने पास ऐसा समझो कि एक ऐसा माइंड, मालूम, एक घोड़े की तरह अगर अपन लें, तो एक घोड़ा अपना ऐसा ये माइंड है कि इसको अपन या तो इस दिशा में दौड़ा दो, या इस दिशा में दौड़ा दो, तो ये गलत दिशा है और ये सही दिशा है ना। तो गलत दिशा में अपन इसको फुल स्पीड में दौड़ाओ, कहीं नहीं पहुंच पाओगे, और सही दिशा में भले आराम से जाओ, पहुंचोगे जरूर। तो बस यही है दुर्गेश को, मेरे को ये था कि हाँ अभी जैसे कुछ कुछ चीज़ों में दुर्गेश लैग करता है, ये बात है, ये मैं उसको भी बोलता हूँ, और ये मैं जैसे आपके सामने भी बोल रहा हूँ ना, तो उसके माइंड में फर्क पड़ेगा, उसको ये लगेगा कि नहीं, मेरे को और सुधार करना है, मैं क्यों तारीफ करके बुरा बन जाऊँ यार, है ना। और ये चीज़ भी मैंने उससे सीखी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, मेरा नेचर नहीं है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, जैसे उसने बोला ना बोलना, हाउ टू से नो, मैं नहीं बोल पाता हूँ मैं 10,000 दे देता हूँ हाउ टू से नो के लिए तो बस यही बात है, मैं थोड़ा सा जो रूड बिहेवियर है, मैं, बात ये है कि मैं ना नहीं बोल पाता हूँ, मैं ना बोलने के चक्कर में रूड हो जाता हूँ। मेरे को बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कुछ बोला, मैं आपको ना नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ ये है कि अगर मैं ना करने लगा तो उस टाइम पे फिर आपसे मेरी लड़ाई हो जाएगी, इतना बुरा ना हो जाएगा वो, क्योंकि रूड हो जाता हूँ मैं बहुत बार। और ये मतलब मेरे नेचर में भी है कि मैं थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करता हूँ, तो हाँ, तो उस वजह से मैं ज़्यादातर ना से पीछे ही छुड़ाता हूँ। पर हाँ ये है कि अब मैंने थोड़ी सी टेक्निक सीखी है दुर्गेश के साथ रह रहे के बेवकूफ़ बना के ना बोलने की, हाँ वही है कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे। हाँ, अपना भी काम हो जाए, तो वो सही है। क्योंकि अपन यार कब तक टालो यार किसी बात को, किसी से कुछ है तो है और नहीं है तो नहीं है यार, वो बात सही है। एक जैसे मेरे म्यूजिक में गुरु हैं जैसे अभय भैया, अभय भावसार नाम है उनका, तो उनका भी ऐसे ही है कि कोई भी चीज़ के लिए अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो मैं सब जैसे चीज़ों को सीखता रहता हूँ कि यार किसी से ये चीज़ उठा ली, किसी से ये चीज़ उठा ली। जैसे एक बोलना तो नहीं चाहिए, पर इंस्टाग्राम पे पुनीत सुपरस्टार जैसे उसकी बात कर रहे हैं अपन, करनी नहीं चाहिए, और उस इंसान से भी अपन क्या उठा सकते हैं पता है, कॉन्फिडेंस। क्योंकि वो आदमी फुल बिल्कुल चौराहे पे कीचड़ में लोट लगा देगा, है ना, अपने को ये करना नहीं है, पर अपने को उठाना क्या है उससे, कॉन्फिडेंस, क्योंकि बहुत सारे लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना। तो ये चीज़ें उससे उठाओ। कोई आदमी है जैसे उसका नेचर अच्छा है बड़े लोगों से, वो चीज़ उससे उठाओ, जैसे दुर्गेश हो गया, दुर्गेश का नेचर, मतलब इस आदमी का जो रहने का तरीका है बहुत अच्छा है, किसी से भी, बड़े से छोटे से, वो तरीका अपन बोलने से नहीं दिखता, वो भले कितना भी बोल दे, अपन भले भरोसा नहीं करेंगे, पर जो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना तो पता चलता है। मतलब मैं मेरी कितनी भी तारीफ करूं, आप मानो नहीं मानो, पर कोई और मेरी तारीफ करेगा, आपको समझ में आएगी वो बात, वो बस यही बात है। इसीलिए
होता ही है कि इसके घर से ही संस्कार जैसे मिलते हैं ना, धीरे धीरे जो खून में होता है वो आता है, छलकता है। अच्छा, जैसे आप सुंदरकांड करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि इशारों में बातें होती हैं जब, तो कि भैया थोड़ा बेस बढ़ा दे, इसको थोड़ा नॉर्मल कर दे, कभी खराब जा रहा है और सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा होता है वो, मतलब आपने जो बात कहना चाहते हैं वो समझ नहीं पा रहा है और वो चीज़ें बिगड़ रही हैं अब और वो आप बीच में रोक भी नहीं सकते हो, नहीं रोक सकते। और वो आपको फिर थोड़ी देर बाद जब भी मिलता है, जब आप 12 बजाते हो उसके, हाँ, हुआ है, बहुत बार हुआ है ये, मतलब लगभग रोज होता है। हाँ, ये ऐसा कैसे होता है, जैसे कभी सुंदरकांड में दुर्गेश आ गया, तो दुर्गेश को भी मैं ज्यादातर सुंदरकांड के बाद बोलता हूँ कि यार ये भजन बुरा गाया है यार, बहुत बुरा, बिल्कुल बेसुरा गाया है यार। मैं मतलब रूड हो जाता हूँ, क्योंकि नहीं अच्छा, क्योंकि यार आदमी मेहनत फिर करेगा ना यार, अपन बोल दो। हाँ हाँ, बाकी ये चीज़ है, सुंदरकांड गलत नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कोई सा शब्द है कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरते ही बारा, तो अगर इसमें कुछ मात्रा गलत सलत पढ़ोगे तो वो अर्थ ही नहीं निकलेगा ना यार, उस शब्द का अर्थ ही नहीं निकल रहा। मैं जा रहा था या मैं जा रही हूँ, है ना, तो ये शब्द उस सिचुएशन के लिए ही प्रॉपर है, पर मैं इधर उधर कर दूँ शब्दों को तो वो गलत पड़ जाएंगे ना। तो सुंदरकांड तो थोड़ा सा मतलब चीज़ ही ऐसी है कि वो उसको गलत सीक्वेंस नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई सुंदरकांड गलत पढ़ता है तो मैं उसको बोल देता हूँ कि नहीं, सही पढ़ो, या तो थोड़ा ध्यान दे के पढ़ो, पर सही पढ़ो। माइक में अगर माइक लगा हुआ होता है तो मैं मतलब एक तरह से सब पे प्रेशर बिल्ड हो जाता है अगर मैं रहता हूँ तो, क्योंकि मैं चिल्ला भी देता हूँ कि नहीं, उठ के चले जा, निकल जाए ऐसे, क्योंकि वो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए यार। तुम कहीं कहीं पे भी मजाक कर लो, मजाक मस्ती कहीं पे भी कर लो, उस जगह पे मत करो। वो थोड़ी सी जगह ऐसी है कि तुम उस जगह पे बैठने के लिए तरसते हैं लोग, जहाँ पे बैठ के तुम मजाक मस्ती कर रहे हो, है ना। तो एक तरह से ये चीज़ है। हाँ, बाकी सुर में भटकना और ये सब चीज़ें तो होती रहती है, सुर में तो मैं भी भटकता हूँ, और दुर्गेश भी जैसे भटकता हूँ तो आखिरी में बहुत मजे लेता हूँ उसके। तो बहुत बेसुरा है, बहुत बेकार है, उसको मतलब तोड़ देता हूँ एक तरह से मैं। वो तोड़ेंगे जब भी वापस व्यक्ति आता है अरे उठ के। अरे, बहुत बढ़िया, इसीलिए तो इम्प्रूवमेंट कर भी रहा है वो। नहीं तो यार तारीफ करने वाले कौन नहीं है। मैं उसको वो बोले कैसा रहा, एक नंबर रहा, अब क्या करेगा वो, अब उसको कुछ करना ही नहीं चेंज। पर अगर मैं बोल दूंगा कि नहीं थोड़ा कर सकते हैं, तो वो कल फिर प्रैक्टिस करने बैठेगा उस चीज़ की। और मैं तो यही मानता हूँ कि इंसान को रिजेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन मिलेगा तभी वो काम करेगा यार उस पर, क्योंकि काम करना ही छोड़ देगा ना। उसको पता है कि चल ठीक है, फिर मेरा सिंगिंग क्लियर है और मैं दूसरी चीज़ करूँगा। अगर कल से दुर्गेश ने ये मान लिया ना, तो ऐसा समझो कि एक दो तीन वीडियो के बाद ऐसे गिरेगा ग्राफ उसका, क्योंकि अब वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। बात ये है कि थोड़ा सा दुर्गेश क्या है कि अभी काम कम कर पा रहा है, क्योंकि उसको भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। बाकी हाँ ये है कि जैसे जैसे उसका ग्राफ बढ़ रहा है ना, अगर उसको मैंने, क्योंकि वो बात भी कम लोगों की सुनता है, क्योंकि उसको सपोर्ट इतना लोगों का है नहीं, वो म्यूजिक फील्ड में उसको इतना सपोर्ट नहीं है, पर वो बहुत अच्छा कर रहा है। इसीलिए मैं उसको क्यों अच्छा बोल दूं यार, क्यों झूठ बोल दूं। तो इसीलिए मैं उसको कि यार अगर अच्छा भी कर रहा है तो भी मैं तारीफ नहीं करता। अच्छा कर रहा है कि हाँ बढ़िया ठीक है, तारीफ नहीं करता मैं कि बहुत अच्छा है। मैं कभी भी दुर्गेश को अगर कोई पूछे कि यार कब तारीफ करी थी, तो कभी नहीं करी थी मैंने उसकी तारीफ, कभी भी नहीं। क्योंकि जिस दिन तारीफ कर दी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी यार। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ इसलिए मैं तारीफ नहीं करूंगा उसकी, ऐसा नहीं है। वो अच्छा करेगा ना यार तो और अच्छी बात है, इसीलिए तो करते रहना चाहिए। अगर अच्छा कर रहा है तो अच्छा भी बोलना चाहिए, पर बहुत अच्छा नहीं बोलना चाहिए। और बुरा कर रहा है तो बहुत बुरा बोलना चाहिए, मतलब आदमी को गिरा ही देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, इतना बुरा बोलना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ। अच्छा, ये अभी आप जैसे आपको इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज है, तो आप, मैंने देखा अधिकतर आप ढोलक ज़्यादा बजाते हैं, हाँ, तो वो भी ऐसे ही घर से ही आया है कि घर पे ज़्यादा पहले एक्सेसिबिलिटी ढोलक की थी, फिर धीरे धीरे हुई, ये मैंने वो आपने कैसे करा? इसमें तो एक तो होता है कि आपके पास पहले से सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाँ, तो पहले से थे सारे इंस्ट्रूमेंट्स। कि शुरू में तो बजाने के लिए हमारे पास सिर्फ हाथ थे दो और ताली बजाते थे हम लोग, कुछ भी नहीं था। गाने के लिए गला था, तो शुरू में तो भजन गाते थे। और जो ढोलक जो शुरू हुई, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट मैंने जो पकड़ा वो ढोलक ही पकड़ी। तो वो शुरू हुई सुंदरकांड में जाने से। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि हम जाते थे तो शुरू में जो मंडल की जो मतलब एक सब पैसे मिला के लाए हुए होते हैं सारी चीज़ें,
सुंदरकांड की किताबें और सारी चीज़ें पैसे मिला के कंट्रीब्यूशन करके और फिर लाते हैं। तो ऐसी ढोलक भी जो लाए हुए थे वो कंट्रीब्यूशन की थी। तो उसमें वो लोग अंकल नहीं आते थे तो मैं बजाने लगता था। तो शुरुआत उस ढोलक से ही की है मैंने। वो ढोलक आज के समय में पता नहीं मेरे को कहाँ है, क्योंकि वो हाँ डैमेज भी होती रहती है, समय समय के साथ डिप्रिकेट होती रहती चीज़ें, है ना। तो उस वजह से फिर अब धीरे धीरे चेंजेस होने लगे। नई ढोलक ले आए, पुरानी ढोलक फिर किसी को दान कर दी, कुछ कर दिया। पर हाँ, फिर मेरे को ऐसा लग गया कि नहीं यार, अपन को बजाना है यार, आगे बढ़ना है। तो मैंने भी फिर गर्मी की छुट्टियां आने लगी तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि 2 महीने हैं अपने पास, अपन ढोलक सीखेंगे। उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि मैं आज भी सीखता रहूंगा। मतलब मेरे को ऐसा लगा था 2 महीने में सीख जाएंगे, है ना। कोई भी आदमी ऐसे समझता है कि कोई भी चीज़ है 2 महीने में सीख जाएंगे। मैं वही पूछने वाला था कि क्या 2 महीने में ढोलक सीख सकते हैं? नहीं नहीं, अरे इंस्टाग्राम या किसी इंस्टाग्राम तो क्या, यूट्यूब पे अगर अपन सर्च करें ना, तो लोग बोलते हैं बिना प्रैक्टिस के ढोलक सीखो, इस 1 घंटे में ढोलक सीख जाओ। नहीं यार, वो फालतू की बातें हैं। पर हाँ ये है कि आदमी पूरा जीवन भी दे देना उसमें, वो नहीं सीख पाएगा यार। बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब हर फील्ड में ही ऐसा है, सिर्फ म्यूजिक में नहीं है। हर फील्ड का ऐसा है यार, जितना घुसोगे उतना तुमको पता चलेगा कि अभी कुछ भी नहीं आए हो यार। तो उसमें भी जैसे मैं शुरुआत जब मैंने की ना, तो ऐसे सिंपल सिंपल सा बजाता था। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा बहुत तो आता है, अपन एक गुरु कर लेंगे तो अपने को आने लगेगा। तो स्कूल में भी जैसे म्यूजिक क्लास लगती थी, तो तबला बजाते थे सर। एक सर हैं, शाजापुर में रहते हैं। तो नाम राजेंद्र नामदेव नाम है उनका। ये आपको याद होगा, कभी BSN कॉलेज है ना अपना, उसके पीछे रहते हैं वो। तो वो तबला बजाते थे, अभी गवर्नमेंट टीचर है। तो थोड़ा मतलब उनका ऐसा था कि वो जो बजाना उनका तरीका था ना, वो बड़ा मतलब मन मोह लेता था उस टाइम पे। आता कुछ नहीं था, और तबला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि यार बड़ा मीठा लगता है सुनने में। तो उस टाइम पे हम स्कूल में ही सर से बात करी हमने कि सर हमको सीखना है। तो बोले ठीक है, आ जाना गर्मी की छुट्टी में जब भी तुमको टाइम मिले। तो हम फिर घर का एड्रेस लिया, पता किया। तो तबला अब बजाते तो यहाँ पे ढोलक थे, और वहाँ पे वो बोल रहे कि तबला। तो फिर मैंने कहा सर ढोलक सीखनी मेरे को। बेटा तबला बजाएगा तो ढोलक भी सीख लेगा, समझ में आ जाएगी, क्योंकि बजाना तो हाथ से ही है ना, हाथ का रख रखाव भी वैसे ही रहेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उस वजह से मैंने तबला सीखना चालू किया वहाँ पे गर्मी की छुट्टियों में। 1 डेढ़ महीने सीखा। फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार नहीं, अपन घर पे तबला है ही नहीं, अपने प्रैक्टिस कर नहीं पा रहे हैं वहाँ 1 घंटे, अपन क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस यार। तो अपने को घर पे तबला भी होना चाहिए। तो हुआ ये कि फिर मैंने एक सुंदरकांड में मेरे को एक भैया मिले, वो और अच्छा बजा रहे थे, मतलब मेरे गुरु से भी अच्छा बजाने वाला मेरे को मिला। तो मेरे को फिर पता चला है कि यार वो आदमी मतलब इधर पास में कोई गांव का रहने वाला है। तो उसने फिर बात बात में फिर मैंने उसको बोला कि यार मेरे को तबला चाहिए, तो आप दिलवा दो। तो उन्होंने फिर उज्जैन गए मेरे साथ, और मैं बहुत छोटा था, मेरे पापा मैं और वो भैया उज्जैन गए थे। और फिर तबला लेके आए थे हम लोग, और ये मेरे को पता है 3,300 के लेके आए थे, ये मेरे को याद है। तो जब लेके आए, तो शुरू में फिर मैं तबला बजाने लगा वहाँ पे, घर पे तबला बजाता, सुंदरकांड में ढोलक बजाता। तो करते रहते फिर क्लास छूट गई थी, गर्मी की छुट्टी हो गई थी ख़त्म। तो ऐसे ही घर पे तबला कूटे जाते थे। घर पे यार आदमी कितना कूटे, जितना आता है उतना बजा ले, पर आगे भी तो बढ़ना है। मैं मैं खुद से थोड़ी ना दिमाग में कर लूँगा कि हाँ अब आगे ये बजूंगा, आगे ये बजूंगा। मेरे को अगली स्टेज तो कोई बताएगा। तो स्टेज बताने वाला मेरे को फिर था नहीं, गर्मी की छुट्टी भी ख़त्म हो गई थी। वो सर भी स्कूल छोड़ के चले गए थे, जो मेरे को सिखाने वाले थे वो सर स्कूल छोड़ के चले गए थे। तो फिर वहीं उलझ गए। तो फिर मैंने सोचा यार क्या करें क्या करें। तो मैंने सोचा दूसरा कोई गुरु कर लेते हैं। दूसरा गुरु करना मेरी गलती थी, क्योंकि फिर वो आदमी थोड़ा सा, उसको सिर्फ पैसे से ही मतलब था, मतलब सिखाना करना उसका कोई इतना दमदार नहीं था। तो उसने फिर सीखा मैंने उससे 2-3 महीने। पर मेरे को ऐसा कुछ खास लगा नहीं, अरे यार कि 2 महीने में कहाँ पहुंच गया था पहले, और अब ये 3 महीने में ये हालत है। तो फिर मैंने खुद से ही छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसे गुरु से तो फिर अपन खुद से ही बढ़िया कर रहे थे। फिर मैंने धीरे धीरे करके पता करा। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, अपन तो सुन सुन के देख देख के कर लेंगे धीरे धीरे कवर। तो मैं करने लगा। तबला मैंने पैक करके रख दिया। मैंने कहा भैया तबले का गुरु नहीं मिल रहा है अपने को, अपन तो ढोलक बजा रहे थे, सुंदरकांड में जाओ पकड़ लो। उस टाइम नहीं था क्या नहीं यूट्यूब? था ना, नहीं था ना उस टाइम पे, मतलब
इंटरनेट मोबाइल भी उस टाइम पे मेरे पास पता नहीं, शायद था नहीं था, शायद मोबाइल नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे मोबाइल की आदत ही नहीं थी, अब तो मोबाइल की सबको इसी आदत है। पर हाँ ये है कि उस टाइम पे मोबाइल नहीं था यार, उस टाइम पे टीवी देखते थे। और सुंदरकांड करने के लिए शनिवार का वेट करता था मैं, कि यार आज तो अब शनिवार हो गया, मान लो सुंदरकांड हो गया, आरती हो गई। अब फिर मेरा मन ऐसा हो जाता था खराब कि अब पूरे एक हफ्ते वेट करना और फिर शनिवार आए। अच्छा, ये आप बोल रहे हो मतलब जैसे अब तो युवा पीढ़ी में इतना ठहराव वो आज भी होता है आपको? अब अब तो ऐसा है कि अब थोड़ा नेटवर्क ऐसा हो गया है कि अब पता रहता है कि आज यहाँ पे और कल यहाँ पे सुंदर, मतलब होता ही है कि सुंदरकांड होने इतने लग गए हैं। वैसा तो सब चीज़ें हो रही इतनी इतनी रही कि जनता भी इतनी है, सब पहचान भी, जैसे मार्केट में भी थोड़ी पहचान मैंने बताई आपको कि हो गई थी थोड़ी बहुत, बाहर जाते थे तो अब पता है जैसे आज कहीं प्रोग्राम नहीं है, पर मेरे को पता है कि किसी ना किसी का फ़ोन आ जाएगा कि शाम को इधर प्रोग्राम है, सुनने चलेंगे, है ना? सुनने मतलब या तो प्रोग्राम में खुद को ही जाना है मेरे को बजाने, या सुनने चलेंगे। तो मेरे को अब ये, पर हाँ ये है कि मेरे को वेट रहता है, अगर बहुत दिन से प्रोग्राम नहीं हो रहे होते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है अरे यार कोई फ़ोन ही नहीं आ रहा है, या किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है प्रोग्राम होने ही बंद हो गए क्या। तो ये तो होता है, वो आदत क्योंकि हो गई ना यार, मतलब मन में वो चीज़ तो रहती है कि अरे यार बहुत दिन हो गए यार अपन ने मतलब एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ा। हाँ वही बात है, तो होता है, आज भी होता दूसरे इंस्ट्रूमेंट का कैसे लगा मतलब आपको ऐसा? है। मैंने जैसे धीरे धीरे फिर ढोलक वापस से उठाई, तबला तो पैक कर दिया। आपने बोला कि खुद ही सीखेंगे आप। हाँ, तो मैंने अब पहले अपने पास वो थी, याद हो तो आपको, पेटी होती है एक जिसमें अपन ऊपर बिस्तर रख के सो लेते हैं और उसको उठा के और उसमें सामान भी रख लेते हैं, तो वो थी हमारे पास। तो तबला उतारा, पैक करा, रख दिया कि नहीं बजाना तबला, और अपन ने रख दिया उसको। और फिर मैंने बजाना चालू किया वापस से ढोलक। फिर सुंदरकांड मंडल में फिर मैं, जो अंकल जी मेरे को बोलते थे कि भजन गा, फिर वो मेरे को साइड में नहीं बिठाते, वो बोलते कि अब तू मेरे सामने बैठ, ढोलक बजा और भजन गा। सामने बैठता था मैं, और फिर वो बोलते कि अब तू ही संभाल। तो वो धीरे धीरे करके ऐसे करने लगे। फिर मेरे को यार ऐसा हुआ कि कितना सीखूं, फिर भी ढोलक भी कितनी सीखूं। तो फिर मैंने सोचा कि फिर से गुरु करेंगे। शो तो वैसे आप आराम से कर लेते थे। उस टाइम पे कर लेता था, अभी मतलब पता नहीं उस टाइम पे कैसे, मेरे को एक भी मेरे पास वीडियो नहीं है यार पुरानी, मेरे पास एक भी मेरी वीडियो नहीं है जिससे मेरे को पता चले कि मेरा उस टाइम पे लेवल क्या था। अपने को पता नहीं होता ना यार, 5 साल पहले अपनी आवाज़ भी कैसी है अपने को पता नहीं रहता है। तो मैं सही में ये चाहता हूँ कि मेरे को पुरानी मेरी वीडियो मिल जाए कहीं से, पर मेरे को मिल नहीं रही है, क्योंकि मेरे को जानना है कि मैं उस टाइम पे कैसा था। क्योंकि मेरे को मेरा लेवल उस टाइम का पता चल जाएगा तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि मैं अभी कितना ग्रो हो गया हूँ। पर मेरे पास वीडियो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने उस टाइम पे भी फिर मैंने सोचा कि नहीं यार फिर से सीखेंगे, एक बार फिर से करते हैं हिम्मत। तो अभी जैसे मैंने बताया अभय भावसार मैंने नाम लिया था, तो उनके जो बड़े भैया हैं शुभम भावसार, उनसे मैंने बात करी। वो मेरे स्कूल में सीनियर ही थे, मतलब मैं 8th 9th में था तो वो 12th में थे। तो मैंने उनसे उस टाइम पे बात की थी 2014 में, 13-14 में, कि मेरे को सीखना है। वो भी तबला बजाते थे। तो और वो किसके शिष्य थे पता है? जो मैंने सेकंड गुरु किया था, जो मेरे को पसंद नहीं आया था, वो उसके शिष्य थे, और वो अच्छा बजाते थे उससे भी। तो मैंने फिर उनसे बात की कि मेरे को सीखना है। और उनका नेचर ऐसा समझो आप कि उस आदमी से अच्छा नेचर मेरे को कभी नहीं मिला किसी का भी। शुभम भैया जो है उस आदमी का बहुत अच्छा नेचर है, वो आज भी मतलब इतना अच्छा नेचर वाला आदमी मैंने मतलब नहीं देखा। उन दोनों भाइयों का इतना अच्छा नेचर है, मतलब एक छोटे भाई की तरह ही रखते हैं मेरे को। और मैं जैसे उनको शुरू में मैंने फोर्स किया कि मेरे को सिखाओ सिखाओ, गर्मी की छुट्टी थी उस टाइम पे भी 2014 में। तो वो बोलते कि यार बेटा मैं तो, ढोलक तेरे पास है नहीं, ढोलक थी नहीं ना, तबला था मेरे पास, तो ढोलक है नहीं तेरे पास, तो क्या करेगा। तो मैं अगले दिन ही घर पे से पैसे लिए उज्जैन चले गया अकेले ही, और ढोलक खरीद के लिया है। घर पे बोला भी नहीं मैंने, चुपचाप चले गया, पैसे लेके आ गया। 1800 रुपये की ढोलक बनवा के लाया था, ये मेरे को याद है। 1500 की थी, 300 रुपये का नट लगवाया, दोनों साइड नट नट वाली भी आती है ना ढोलक, नट लगवा के लाया मैं, क्या अच्छी भी दिखनी चाहिए। तो वो लाया, 1800 की लिया है, और ला के उनके पास रख दी कि लो अब सिखाओ। तो अब उनको हो गया कि अब तो यार इतना परेशान हो रहा है तो ये सीखेगा यार। तो मैंने फिर धीरे धीरे, उनने भी मतलब फिर ये है कि उनने मेरी बात समझी कि यार सीखना चाह रहा है यार, क्योंकि वो सिखाते नहीं थे। वो ये है कि यार मैं किसकी किसकी जवाबदारी लूँ, उनसे तो कोई अगर आर्टिस्ट है कोई, मतलब मान लो कोई किसी एक अच्छी पोजीशन पे है,
उसके पास तो हज़ारों लोग आएंगे यार कि मेरे को भी सिखा दो, मेरे को भी सिखा दो। किसकी किसकी जवाबदारी लो यार। पर उनको ऐसा लगा कि हाँ मैं सीरियस हूँ, तो उनने फिर सोचा कि हाँ यार ये सीखेगा। तो फिर उनने धीरे धीरे सिखाया। उनके जो छोटे भाई हैं अभय भावसार, वो भी तबला बजाते थे और बड़े भाई भी तबला बजाते थे। तो धीरे धीरे फिर मैं छोटे भाई से भी सीखता गया, बड़े भाई से भी सीखता गया। और फिर उनने बोला कि मैंने थोड़े टाइम ढोलक बजाई। फिर महीने भर हुए, उनने बोला कि यार एक काम करना, हम दोनों तबला बजाते हैं, तू हमसे ढोलक सीख रहा है, तू तबला सीख। अरे मैंने कहा क्या हो रहा है ये, बार बार तबला ढोलक हो ही जा रहा था बार बार। मैंने कहा चलो ठीक है अब तबला सीखेंगे। घर गया, ढोलक पैक करी, तबला निकाल लिया। क्या करो यार, बार बार मतलब रोटेशन ऐसा वैसा हो रहा कि मैं करूँ क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये थोड़ा टाइम ये सीख लिया, थोड़ा टाइम ये सीख लिया, ऐसा हो रहा। तो वो निकाली और पैक कर दी, तबला निकाला। और फिर उनने थोड़े टाइम सिखाया, फिर उनने क्लासिकल म्यूजिक सिखाया। शुभम भैया हैं, उनका लाइट म्यूजिक में हाथ है। लाइट म्यूजिक ऐसा समझो आप कि जो अपन गाने सुनते हैं, पुराने गाने और इस टाइप के, उसमें अगर उनसे तबला बजवाओगे, उनसे ज़्यादा मीठा हाथ जो है, मीठास जो होती है ना हाथ में, किसी की नहीं लगेगी। मतलब उनका इतना अच्छा लगता है वो हाथ सुनने में कि यार क्या बात है। और उनके जो छोटे भाई हैं, उनका क्लासिकल म्यूजिक में इतना अच्छा हाथ है कि मतलब हाथ में स्पीड भी बहुत है और परफेक्शन भी इतना अच्छा है कि कोई तोड़ नहीं। और मैं दोनों को ही देखता रहता था। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दोनों से सीखा और बहुत अच्छा सीख लिया, ऐसा नहीं है। पर हाँ ये है कि मेरे को दोनों ने बहुत अच्छा सिखाया। मतलब मैं इतना ले नहीं पाया उनसे जितना वो दे सकते थे, जितना दे रहे थे उतना नहीं ले पाया। हाँ ये है कि पर उन्होंने बहुत सिखाया, बहुत सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया। तो मैं सीखता गया, गाता तो था ही सही, और तबला भी सीखा, ढोलक तो सीखी थी। तो सब चीज़ें करता गया करता गया। और फिर धीरे धीरे 2016 आ गया, 17 आ गया, और फिर वो स्टेज आ गई कि फिर मेरे को जाना पड़ा। और फिर मैं चला गया, सब छूट गया। फिर उसके बाद वापस 3 साल वहाँ चले गया। और उस स्टेज में ये था कि मैं गाता भी था, मैं ढोलक भी बजाता था और तबला भी बजाता था। पर उस टाइम पे फिर ब्रेक लग गया था एक तरह से। तो फिर मैंने 2-3 साल तो सिर्फ धक्का मार गाड़ी रही कि यार चलो ठीक है अब पढ़ाई करेंगे, अब सब छोड़ेंगे। फिर वापस आया तो फिर मेरे को इंटरेस्ट फिर थोड़ा सा हारमोनियम की तरफ जगा कि अब यार अपन गाना तो गाते ही हैं, हारमोनियम बजा के गाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। तो मैं हारमोनियम उठा लाया उज्जैन से। मेरे को यही था कि मेरे घर पे पता है फोर्स करते हैं, वैसे तो पढ़ाई का फोर्स तो सभी करते हैं, पर कभी भी इस चीज़ के लिए उनने ये नहीं करा कि तू कितना खर्चा कर रहा है, क्या लेके आ गया है क्या नहीं है। क्योंकि उनको मालूम है कि ये फालतू के खर्चे नहीं करेगा। मैं भी, मेरे तो मेरे में अक्ल है कि मैं फालतू के खर्चे नहीं करता। मतलब बीड़ी सिगरेट वाला फालतू का खर्चा नहीं करता। उनको ये है कि चल ठीक है, रात को 4-4 5-5 बजे भी आता हूँ। जैसे कल रात को मैं घर पे 4:30 बजे आया। और उनको पता है कि यार ये कितनी भी वजह आ रहा है, कुछ भी कितनी भी दूर से आ रहा है, कहीं भी है, पर ये किसी गलत आदमी में नहीं खड़ा है, गलत संगत में नहीं खड़ा है। मतलब म्यूजिक से ही रिलेटेड चीज़ों में गया है और म्यूजिक करके ही आ रहा है। तो उनको भी फिर ये है कि यार कर देते, खर्चा क्या है। तो ले लिया था मैंने हारमोनियम। हारमोनियम भी फिर ले आया था मैं, वो सीखा थोड़े टाइम, फिर थोड़े टाइम में वो छोड़ दिया। फिर मेरे को लगा कि नहीं अब ऑक्टापेड सीखेंगे। तो ऑक्टापेड ले आया, 52,000 का ऑक्टापेड आया, वो ले आया, थोड़ा टाइम बजाया और मेरी जॉब लग गई, फिर चले गया। अब ऐसा है कि मेरे पास हारमोनियम भी है, ढोलक भी है, वही तबला भी है जो मैंने 3,300 का लिया था, वही ढोलक है जो मैंने 1,800 की ली थी। हाँ वैसे तो मैंने मेरे जो मेरा छोटा भाई है उसका दोस्त है, वो भी ढोलक बजाता है, तो मैंने उसको दे दी, वो मेरे से सीखता था। तो मैंने उसको बोला कि यार मेरे जीवन की पहली ढोलक है ये, तो मैं तेरे को एक गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ, ये तू रखना और तू प्रैक्टिस करना। तो वो मेरे पास अभी मेरी ढोलक नहीं है, पर उसको मैंने दे रखी है। हाँ पर जो मेरे गुरु हैं अभय भाव साहब, उनकी ढोलक मेरे पास है, उनने मेरे को गिफ्ट करी, मैंने मेरी ढोलक मेरे शिष्य को गिफ्ट कर दी। और जो अपना ऑक्टापेड है वो मेरा छोटा भाई बजाता है आज के समय में, वो अच्छा कर रहा है, शाजापुर में बढ़िया कर रहा है। और हारमोनियम है तो उसका भी मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे सीखना चालू करूँगा। कभी आपने यूँ नहीं सोचा कि यार मैं एक बैंड बनाता हूँ पूरा अच्छा और बहुत बड़े लेवल पे इसको करते हैं? तो होता ये है कि अपन जहाँ रहते हैं ना, अपने को ख्याल भी उस लेवल के आते हैं। जैसे मैं हूँ ना, मैं जिस फील्ड में हूँ ना,
तो मेरे को ख्याल भी ये नहीं आता कि मैं बैंड बनाऊँ, मेरे को ख्याल आता है कि मैं सुंदरकांड मंडल बनाऊँ। मतलब वही मेरा कहने का कोई मतलब है कि हाँ करना सुंदरकांड नहीं है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो सही बात है, पर बात ये है कि जैसे अपन आसपास जिस तरह का होता है ना प्रोग्राम, उस तरह से अपने में एक यही है कि ग्रुप जो बनता है वो सुंदरकांड मंडल ही बनेगा अभी। और हाँ, बाकी ये है कि आज के समय में तो सुंदरकांड मंडल ही भजन संध्या भी कर रहे हैं और रॉक बैंड वाले शो भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि आदमी को सिर्फ म्यूजिक आना चाहिए, मेन तो म्यूजिक ही है। फिर वो उसमें फिर उससे कव्वाली गवा लो या जो गजल का प्रोग्राम है वो करवा लो, किसी भी तरह का कुछ भी करवा लो। हाँ, तो है कि मेन डिमांड तो होती है म्यूजिक की, म्यूजिक आना चाहिए आदमी को, उसके बाद फिर उससे कुछ भी गवा लो, शादी में गवा लो या मैयत में गवा लो, म्यूजिक आना चाहिए मेन तो। एक वीडियो मेरा इंस्टाग्राम पे भी अभी आपने देखा हो शायद, पता नहीं, पर मेरा एक ऑक्टोपैड वाला एक वीडियो है, वो अच्छा वायरल गया था, मेरे को बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, तो मैंने लगातार जाने कितनी वीडियो रिकॉर्ड करके रख ली उस वजह से। उसके बाद डाली नहीं है पर आपने। वो समय नहीं मिल पाया, फिर एडिट करना में बहुत, मेरे को एक तो समय बहुत लगता है यार एडिट, मतलब आपका मैं मानता हूँ आप बहुत तगड़ा काम कर रहे हो, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो एडिट करना, सबटाइटल लगाना, बहुत माथा बचाने का काम है ये बहुत माथा बचाना। वो मैं मतलब टाइम मैनेजमेंट से ही कर पा रहा हूँ ये, तो वो मतलब मेरे लिए भी एग्जॉस्टिंग ही रहता है वो तो। और वो सब जो करता है उसके लिए भी है। बहुत रेयर केस होंगे 10% आपको एडिट वाला बोलेगा कि यार मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि एक तो यार सॉफ्टवेयर भी इतना कर नहीं पाते हैं अपनी हेल्प जितना अपन उससे एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, वो एक उसके तो लिए प्रॉपर सेटअप चाहिए फिर। या फिर वो पेड वर्जन और ये सब बहुत बार, जैसे मेरे पास भी जो मोबाइल है ना, उसमें मैं एडिट करता हूँ तो उसमें प्रॉपर एडिट नहीं होता, तो फिर मेरे को एक पुराना मोबाइल मेरे को खरीदना पड़ा, उससे फिर मैं एडिट करता हूँ। तो अब मेरे को बस ये है कि हाँ, वैसे मैं शाहजहाँपुर आता हूँ ना, तो मैं मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इंदौर ले जाता हूँ और उस पुराने मोबाइल में एडिट करता हूँ पूरे हफ्ते, और अब मैं अगले हफ्ते डालूंगा वीडियो, मैंने कर रखी है एक वीडियो। अगर आज कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है या अभी अभी सीखना चाह रहा है, आपने तो जैसे बहुत सही चीज़ें सीखी है ठोकरे खा खा के, कि ऐसा करा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर ये करेंगे, अरे नहीं ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। कोई अगर व्यक्ति, अगर मैं ही सीखना चाहूँ तो एक सिंपल सा वे कि उसको कहीं भटकना ना पड़े। वो इंस्ट्रूमेंट में हाँ, इंस्ट्रूमेंट में ढोलक हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका एक सिंपल सा तरीका कि नहीं यार मैं सिर्फ वहाँ जाऊँगा तो मेरे को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये या कोई चीज़ यूट्यूब का आप चैनल भी बता सकते हैं, या कोई सर भी बता सकते हैं, या कोई वे तरीका हो। ये चीज़ मैंने सोची भी थी कि मैं आपको बताऊंगा कि अभी के समय में मतलब इन्फॉर्मेशन जैसे अपने पास है तो बहुत सारी अवेलेबल, सिखाने वाले लाखों हैं, है ना। यूट्यूब पे जैसे अपने पास बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि 1 घंटे में सीखे, 2 घंटे में सीखे, पर बात यह है कि अपन थोड़े दिन इससे सीख लिया, थोड़े दिन उससे सीख लिया, बात तो बन नहीं पा रही। तो मेरे को पढ़ाई के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, जो अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो जैसे मैं कर रहा हूँ ना, मेरे को मेरे दोस्त 3-3 4-4 महीने में करके पटक दिया मेरे दोस्तों ने, मैं 1.5-2 साल पच लिया उसमें, मेरे से नहीं हुआ, पूरे कोरोना में मैं पच लिया, मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि मैंने प्रॉपर सोर्स नहीं ढूंढ पाया। तब से फिर मेरे को चिड़ चिड़ में फिर मेरे को ये हो गया कि नहीं यार, अब मैं कुछ भी नोट्स बनाता हूँ ना, कितना भी बड़ा सब्जेक्ट हो उसका 1 पेज में नोट्स बना के पटक देता हूँ मैं, कितना भी बड़ा सब्जेक्ट हो। पूरी जावा लैंग्वेज मैंने 15 घंटे में पढ़ी है, पूरी पाइथन मैंने 12 घंटे में पढ़ी है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। मैं क्योंकि चिड़ चिड़ में यार कि क्यों इतना लंबा उल्टा सीधा भाषा में बता रहे हो, जब सीधा बताया जा सकता है, सीधी एक प्रॉपर भाषा में एक चीज़ बताई जा सकती है कि यार ये चीज़ है, बस बात खत्म। तो लोग घुमाते हैं बातों को, लोग बोलते हैं कि 1-2-4 घंटे की वीडियो बना दी, इस 4 घंटे की वीडियो में ढोलक खत्म, फिनिश, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ढोलक में। ऐसा नहीं है भैया। या फिर वो बोलते हैं कि इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, इससे हो जाएगा सब, और फिर वो बोलते हैं कि इस एक वीडियो को और देख लो, फिर अगले दिन डाल देते हैं कि इस वीडियो को भी देख लो, इसको भी देख लो। अरे तो फिर तुम तो बोल रहे थे कि इस प्लेलिस्ट को देख लो, है ना तो तुम तो मतलब तुम्हारी बात ही नहीं, मतलब तुम रख रहे हो, तुम बोल रहे हो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इन चीज़ों में तो मैं मानता हूँ कि कोई भी फील्ड हो, पहली बात तो ये कि घुमाने वाले लोग बहुत हैं। जैसे मैंने सोचा था बीच में कि मैं यूट्यूब चालू करूँगा, और मेरी आप वीडियो देखोगे तो बिल्कुल मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो बनाई है। मैंने वीडियो में मतलब ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, मैं जैसे मैं वीडियो डालता हूँ ना, मैं बोलता हूँ कि मेरी वीडियो में ये है, और डायरेक्ट वीडियो में आ जाता हूँ। क्योंकि मैं बहुत बार तो मैंने वीडियो में बोला कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, चलो वीडियो में चलते हैं, ये भी नहीं कि सब्सक्राइब करें ये वो, क्योंकि यार फालतू की बात है यार, कर देगा आदमी। तो इस वजह से फिर
मैं तो यही फॉलो करता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होनी चाहिए इंसान में। और जैसे मेरे गुरु भी हैं अभय भावसार, आप अगर सर्च करेंगे, अगर ढोलक स्पेसिफिक सिर्फ ढोलक सीखना है इंसान को, तो अभय भावसार म्यूजिक या अभय भावसार ऑफिशियल अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे। मतलब वैसे तो वो आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे उनके स्टूडेंट हैं, और मैं उनका पहला स्टूडेंट हूँ। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि उनका सिखाने का, समझाने का लेवल जो उस टाइम पे था, वो आज भी है। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे यार ये चीज़ मतलब उनका समझाने का तरीका यही है जैसे मेरा समझाने का तरीका है। मैंने बोला ना, सिंपल कर दो जितना हो सके। बिल्कुल पहाड़ है, उसको तोड़ दो, टुकड़ों टुकड़ों में समझाओ उसको कि यार ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। धीरे धीरे करके उसको पूरी रामायण ही समझा दो, है ना। पर उसको ये नहीं कि बिल्कुल इतना बड़ा विशालकाय पहाड़ मत दिखाओ उसको, उसको टुकड़ों में बताओ, उसको चंक, छोटे छोटे चंक करके बताओ उसको। तो वही चीज़ है, उनका तरीका अच्छा है। तो अगर ढोलक स्पेसिफिक देखना है तो वो है। और ऑक्टापेड के लिए मैं बना रहा था वीडियो, पर थोड़ा जैसे मैंने बताया मेरे को एडिटिंग की दिक्कत आती है, और थोड़ा सा मतलब मैं कोशिश करूँगा कि मैं यूट्यूब में ऑक्टापेड के ट्यूटोरियल भी बनाऊँ, जल्दी से जल्दी मैं लाऊँगा। पर हाँ ये है कि समय का कह नहीं सकते, मैं कह दूँ मतलब कमिटमेंट कर दूँ और 7 महीने से तो मैं गायब हूँ, क्या पता मैं अगले 7 महीने भी गायब ही रहूँ। तो कमिटमेंट करना तो अच्छा नहीं रहेगा। पर हाँ ये है कि मैं डालूंगा ज़रूर, ये बात पक्की है। समय नहीं बता सकता, पर हाँ डालूंगा ज़रूर। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अगर कोई व्यक्ति कुछ। दूसरे इंस्ट्रूमेंट के लिए, जैसे तबला स्पेसिफिक के लिए देखें तो अपने शुभम भैया के, अभय भैया के जो बड़े भाई हैं शुभम भैया, वो भी डाल रहे थे वीडियो, पर उनके साथ भी यही मेन दिक्कत है समय की, क्योंकि वो भी प्रोग्राम्स में और उसमें जाते हैं, तो वो भी नहीं डाल पाते ज़्यादा वीडियो। अभय भैया तो क्या है कि टाइम मैनेजमेंट उनका अच्छा है, जैसे आपने बताया आप टाइम मैनेजमेंट करके चलते हो। शुभम भैया और मेरा ऐसे ही, हम लोगों का टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने कल बताया मेरा दोस्त आ गए थे, तो परसों दोस्त आ गए थे, तो वो बहुत देर तक हम बैठे रहे, तो फिर हम वीडियो शूट करने नहीं जा पाए। तो वो सब चीज़ों को खुश करने में अपन फिर अपना काम रह जाता है, तो उस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा रोक रखा है इन चीज़ों को। इसीलिए शुभम भैया ने भी ऐसे ही है कि वो फिर इन चीज़ों को रोक रखा है और फिर काम पे ही फोकस करते हैं, वीडियो नहीं बना पाते। तो यूट्यूब पे अगर तबले के लिए अगर वीडियो देखा जाए, तो एक सुर संगत करके है एक चैनल। बाकी हाँ ये है कि तबले में तो बहुत सारे मिल जाएंगे, जो बेसिक बेसिक सीखना होता है मेन। तो मेन अगर बेसिक किसी भी चीज़ का समझ में आ गया ना, तो उसके बाद फिर कितना कुछ मुश्किल होता नहीं है। कुछ कायदे पलटे और इस टाइप की चीज़ें सीखना होती है। तबले में जैसे बोल होते हैं बेसिक, ना हो गया, तिट हो गया, तिरकिट हो गया, धा धा तिरकिट हो गया ये, और उसके बाद में कायदे होते हैं धाते धाते धाधा तिट धागे तीना के ना, इस टाइप के कायदे होते हैं। तो ये सीखने होते हैं, इनका प्रॉपर अभ्यास करना होता है, रेले होते हैं, पलटे होते हैं। तो इन चीज़ों का रियाज कर लो थोड़े टाइम, और फिर खुद से चीज़ें बनने लगती हैं। फिर उसके बाद जितना हो सके सुनो, खुद से बजा के देखो, नहीं आ रहा है तो अपने किसी गुरु से पूछ लो, आसपास कोई बजाता हो अपन से अच्छा, उससे पूछ लो, बता देगा, बढ़े जाओ आगे। बस मेन यही तरीका है। वो सीखने वाले के लिए तो कोई तरीकों की कमी नहीं है हाँ मतलब। हाँ हाँ हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैं किसी प्रोग्राम में गया, तो मेरे को वहाँ पे पता चलता है कि अरे यार ये इतने बड़े स्टेज पे बैठा है, पर इसका बजाना तो मतलब 1% भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, मतलब ये इस स्टेज पे बैठने लायक भी नहीं था आदमी। और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बिल्कुल मतलब इतना गंदे माहौल में बजा रहा है, पर वो आदमी मतलब बिल्कुल टॉप क्लास लेवल का आदमी है उसका बजाना। तो ये चीज़ तो मेरे को पता चलती है बहुत बार कि यार बजाने वाले तरह तरह के मिल जाते हैं। बहुत बार मेरे से ज़्यादा एज के मेरे को मिलते हैं जो मेरे से बुरा बजाते हैं, और बहुत बार मेरे से कम एज के मेरे को ऐसे मिलते हैं कि यार इसके जैसा मैं कब हो पाऊंगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्या ये कहीं ना कहीं उनकी अवेयरनेस या उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, या वो खुद करना भी नहीं चाहते हैं? बहुत सारों के अपने कुछ रूल्स रहते हैं, लाइफ की फिलोसॉफी रहती है। हाँ वैसे तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। जैसे ऐसा समझो आप कि आदमी को अगर आगे बढ़ना है, तो उसको सही समय पे सही जगह पे होना ज़रूरी है ना। जैसे आप ऐसा समझो कि जब तक अपने किशोर कुमार जो सिंगर हैं आपको पता हो, खंडवा में जन्म हुआ था उनका, खंडवा में ही पैदा होते, खंडवा में ही मर जाते, कुछ नहीं होता। वो आदमी सही समय पे मुंबई चले गया, सही समय पे आगे बढ़ गया, और उसको अपन जानते हैं, है ना। नहीं तो कौन किशोर कुमार, है ना। तो बस यही चीज़ है कि
वो आदमी सही समय पे सही जगह पे अगर आ गया तो फ़र्क पड़ता है। और बहुत सारे लोग, हाँ ये है कि हालात भी होते हैं, मजबूरी, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि चलो अपन तो फैमिली से नॉर्मल है, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जो स्टेबल नहीं होती है, तो उनको ये है कि यार घर चलाने के लिए बहुत सारे लोगों को म्यूज़िक में जाना पड़ता है कि यार अपने को तो काम नहीं मिल रहा, तो अपन कहीं कुछ बजा लेंगे, कर लेंगे, थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। हाँ, मतलब उसको एक पैसे का, अरे पैसे का सोर्स मान लेते हैं, वो बनाना पड़ता, मान क्या लेते हैं मजबूरी में। तो वो भी एक चीज़ हो गई, तो उसमें फिर सीखने का फैक्टर खत्म हो जाता है। उनको बस ये है कि जाओ बजाओ पैसे कमाओ काम खत्म। सीखना क्या है यार फिर उसमें, उनको ये है कि अब क्या सीख लेंगे यार, पैसे तो ऐसे ही आ रहे हैं, ज़्यादा सीख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम तो मिलने नहीं है। तो ये भी चीज़ हो गई। उसके बाद में कुछ ऐसे हैं कि कुछ लोग आगे भी नहीं बढ़ने देते, जलन भी होती है। अब जैसे, अब अपना तो फ्रेंड सर्कल अच्छा है, जैसे शाहजहाँपुर में जितने आर्टिस्ट हैं ना, इन लोगों में सब में बहुत सारों में ऐसी चीज़ मैंने देखी है कि वो मेरी बात मानते हैं। जैसे आदित्य हो गया और सुमित हो गया, मतलब मैं आर्टिस्टों की बता रहा हूँ, अभय भैया हो गया, शुभम भैया हो गया, ये लोग मतलब समझदार लोग हैं सारे, और ये लोग आर्टिस्ट की बात समझते हैं, मानते हैं। पर कुछ ऐसे चुनिंदा आर्टिस्ट हर जगह, हर फील्ड में, हर जगह पे आपको मिलेंगे। आर्टिस्ट की भी नहीं बोलूँ मैं आपको, हॉस्पिटल फील्ड में भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, या जो टेक्नीशियन फील्ड में, या हर फील्ड की बोल रहा हूँ, मतलब मैं A to Z। IT फील्ड में भी मेरे को मेरे ऑफिस में मिल जाते हैं, कह रहे यार ये क्या लोग हैं। तो हर फील्ड में ऐसे मिलते हैं कि टांग खींचने वाली बातें हैं, और मतलब उनके फायदे की बात है तो भी वो उठ के नहीं जाएंगे। जैसे हमारे कंपनी में उन्होंने बोला था कि इस हफ्ते तुम्हारी छुट्टी नहीं है, जबकि छुट्टी लिखी हुई है, तो हम उठ के चले गए ऑफिस में अंदर कि हमको तो छुट्टी चाहिए, हमने टिकट करवा रखी। पर वो नहीं उठे क्योंकि वो चापलूसी करते हैं बॉस की। हम तो उठ के चले गए। तो बस यही बात है कि वो उनका फायदा है उस चीज़ में, तो भी वो लोग हक से नहीं बोलते हैं कि नहीं यार ये चीज़ वो चीज़। तो ये चीज़ मैंने देखी है कि आर्टिस्ट लोगों में भी एकता थोड़ी सी कम होती है, तो टांग खींचाई, और इसमें भी थोड़ा फिर प्रोग्राम गंदे तरह के ही मिलते हैं कुछ। लेवल आदमी अच्छा है, आदमी का किसी का लेवल, जैसे आप समझो कि आप एक लेवल पे एक आर्टिस्ट हो, तो भी बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि यार इसको यार ये प्रोग्राम कैसे मिल गया, तो वो फ़ोन लगा देंगे कि यार आपने नयन भाई को ये प्रोग्राम आपने दिया क्या? हाँ। अरे नहीं यार, दम वाली बात नहीं है, कैंसिल कर दो इसको, यूँ कर दो। तो वो आपको फ़ोन लगा के बोलता है एक काम करो भैया, हमने वो दूसरे को कर लिया, आप रहने दो, आप मत आना। तो इसमें क्या हुआ पता है? आप नुकसान में चले गए, और आपको काटा भी किसने? किसी आर्टिस्ट ने। तो ये सारी चीज़ें भी होती है, हर फील्ड में होता अगर किसी को पॉपुलर होना है या बड़े शोज़ करने है। या अच्छा पैसा कमाना है, एक नाम बनाना है, तो उसके लिए एक डिसेंट नॉलेज और एक अच्छा नेटवर्क के कारण भी वो ऊपर तक जा सकता है, मतलब हाँ। है ना। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप, खासकर आज के टाइम पे, एक तो उसका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि वो सीखता रहे हर बार, और साथ में थोड़ा सा अच्छा नेटवर्क, और वो हर जगह नया नया ट्राई करता रहे। हाँ। मतलब वही है कि आप उस जगह बैठ के तो नहीं हो सकते, ये तो कंफर्म है। हाँ, जैसे मैं बताऊँ आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ घर पे प्रैक्टिस करते हैं और जीवन भर प्रैक्टिस ही करते रह जाते हैं, स्टेज पे जाते ही नहीं है। जैसे मैंने ये किया था कि मैं मार्केट में, जैसे मैं मतलब पहले तो चलो सब जगह पे बजाता था, पर फिर मैंने जब अभय भैया से और इन लोगों से सीखना चालू किया ना, तो मैं घर का ही कलाकार हो गया था। मतलब मैंने फिर मैंने तबला जब सीखना चालू किया ना, तो मैंने उसके बाद जाने क्यों मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं बाहर प्रोग्राम करूं। मैं घर पे ही बजाने लगा था, फिर मैं इतना कुछ बाहर जाता नहीं था, तो मेरे को इतना अवेयरनेस नहीं थी कि मार्केट में किस टाइप से करना है, बाहर किसी कोई गाता है तो उसके साथ कैसे बजाना, मैं भूल चुका था बिल्कुल। तो ये चीज़ भी है, आदमी को थोड़ा सा मतलब माइंड खुला हुआ होना चाहिए, सब सब लोगों से मिलना चाहिए। ये मैंने गलती की थी कि मैं सीख भी रहा था तो मैंने बाहर बजाना ही छोड़ दिया। सीखते हैं अपन तो बाहर, और थोड़ा नेटवर्क भी बढ़ाना चाहिए, लोगों से सीखना चाहिए, गलतियाँ लोगों को बोलना चाहिए कि यार मैं बजा रहा हूँ ना, मैं जब बैठूँ ना तो मेरे को नोटिस करो और मेरे को मेरी गलती बताना बाद में कि मैं क्या क्या गलती कर रहा था, मैं गलत तो नहीं बैठ रहा था, थोड़ा ऐसे ज़्यादा अकड़ के तो नहीं बैठ रहा था, या मेरे बजाने में कुछ ऐसा तुमको लगा तो नहीं। मतलब अपनी गलतियाँ पकड़ने के लिए भी किसी को बोल दो तो वो अपने को बताता जाए, अपने सीनियर को बोल दो किसी को कि मेरे को आप बताना, मेरी मतलब कुछ भी गलती आपको लगे, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पर आप बताना मेरे को क्या कर रहा हूँ। तो
ऐसे करके फिर सीनियर भी धीरे धीरे बताते हैं कि यार बेटा ये यहाँ प्रोग्राम है, तू चले जा। वो बताते हैं, फिर वहाँ पे कोई बड़ा सीनियर मिल जाता है, वो मान लो किसी ने पसंद कर लिया अपने को, तो बोलता वाह यार तुम तो बढ़िया हो, तो चलना हमारे साथ, तो वो ले जाएगा। वहाँ पे धीरे धीरे करके ऐसे लोग फ़ोन नंबर ऐसे एक्सचेंज होता रहता है, ऐसा वैसा। और अपनी प्रैक्टिस भी बढ़ती रहनी चाहिए साथ में, ऐसा नहीं कि अपना नेटवर्क बढ़ रहा है, अपने प्रैक्टिस का लेवल भी हर लेवल पे हर एक प्रोग्राम के साथ बढ़ते रहना चाहिए। खैर अब इस स्टेज पे तो मतलब मैं इतना कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा सब तरह से घिरा हुआ हूँ थोड़ा सा, तो सिर्फ एक नॉर्मल प्रैक्टिस हो जाए वो अभी अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, कि मैं प्रैक्टिस ही कर लूँ वो बहुत बड़ी बात है। पर हाँ ये है कि आदमी प्रैक्टिस करता रहता है ना, तो उसको पता नहीं चलता वो जाने कहाँ का शो कर जाता है। जैसे आपको पता हो अपने शाहजहाँपुर के ही एक आर्टिस्ट है अतुल गोखले जी, जो तबला बजाते थे पहले, आपको पता नहीं होगा, बहुत पहले, मतलब अब तो शांत हो गए। पर वो बॉलीवुड के भी बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ बजा चुके हैं, और उनका ऐसा बोलते हैं कि वो इस हाथ से भी तबला बजा लेते थे, और तबला ऐसा उल्टा रख दो, मतलब इस राइटी भी बजा लेते थे, लेफ्टी भी बजा लेते थे, गा भी लेते थे, मतलब मल्टी टैलेंटेड थे। और मतलब इतने भारी भारी आर्टिस्ट स्टेज पे बैठे हैं, और वो जब आते थे, मतलब लोग बोलते हैं कि यार वो आ जाता था उसके बाद प्रोग्राम चालू होता था, उसके पहले तो मजाक ही चलता था एक तरह से, तो उनका ऐसा बोलते हैं। वैसे तो मैंने उनको सुना नहीं है, पर उनकी एक रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी, मतलब लाइव उनको देखा नहीं है क्योंकि वो शांत हो चुके हैं। तो उनकी रिकॉर्डिंग मैंने देखी, तो मेरे को पता चला कि वो इतनी बड़ी अंगूठी पहनते थे ऐसे उंगली में, और उनका मतलब जो हाथ था, मतलब ऐसे उनकी उनके हाथों को ही देख के पता चल जाता था कि यार आदमी मतलब कितना प्रैक्टिस करता, बिल्कुल हाथ सूजे सूजे से रहते थे उनके, और इस टाइप से। तो ये चीज़ है, फर्क पड़ता है। शाहजहाँपुर से भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत आगे बढ़े हैं। और जैसे बहुत सारे लोग इंदौर से आप देखो ना, शान है इंदौर का ही है, और सलमान खान है इंदौर का ही है। आगे बढ़ने वाला बढ़ जाता है, उसकी प्रैक्टिस होती है या कुछ भी होता है, बढ़ने में बढ़ जाता है आदमी। पर हाँ ये है कि नेटवर्क भी होना चाहिए, प्रैक्टिस भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें मायने रखती हाँ, वही थोड़ा थोड़ा सब कुछ कवर करते हुए ही आगे बढ़ा जाएगा। अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, मतलब? हैं। मेरा तो ऐसा है कि अभी जिस स्टेज पे हूँ मैं अभी थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूँ कि म्यूज़िक तो जैसे पैरेलल चलेगा ही। जैसे मैं इंदौर भी रहता हूँ कभी, तो छुट्टियों में जब आता हूँ मैं, तो फुल फाल प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि इंदौर में प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ। तो मैं जब यहाँ आता हूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ही जोड़ देता हूँ, समय मेरा ज़्यादातर प्रैक्टिस पे ही कटता है। और वहाँ रहता हूँ, तो वहाँ पे फिर सिर्फ काम पे जोड़ देता हूँ। तो इसीलिए मैं अभी यही चाह रहा हूँ कि शुरू में तो अभी थोड़ा काम मेरा ऐसा हो जाए कि मैं सैलरी को लेके और इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा निश्चिंत हो जाऊँ, क्योंकि फिर वो चीज़ भी ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपना वेजेस हैं, जो पेमेंट है इधर म्यूज़िक फील्ड में इतना हो नहीं पाता है ना, मतलब जो आदमी डिजर्व करता हो नहीं पाता है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मॉनेटरी अपन थोड़ा सा फ्री हो जाए, और उसके बाद मेरे को यही है बस कि एक स्टूडियो हो खुद का ही, और अपन प्रैक्टिस करें, किसी को परेशान करे बिना, पूरा साउंड प्रूफिंग करवा के, और जितने मतलब एक म्यूज़िक का ही रूम हो, मतलब उसमें कुछ पलंग वलंग कुछ नहीं होना, सिर्फ बैठे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं बस, सोफा या कुछ भी नहीं होना, सिर्फ प्रैक्टिस करना है उसमें। स्टूडियो हो, या एक तरह से रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जैसे दुर्गेश का भी प्लान है रिकॉर्डिंग स्टूडियो का, तो ऐसे ही मेरा भी है कि एक स्टूडियो टाइप हो, वहाँ पे अपन प्रैक्टिस करें, मतलब अपना काम भी चलता रहे पैरेलल, और ये भी चलता रहे। और धीरे धीरे मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ऐसा हो जाए, जब मैं प्रैक्टिस से मैं उस स्टेज पे पहुँच जाऊँ, तो फिर मैं म्यूज़िक को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि ये फील्ड अच्छी है, मतलब आगे बढ़ने वाले बढ़ जाते हैं। पर ये फील्ड में अभी ये है कि इस लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मतलब समय देना पड़ता है इस फील्ड को, तो जितना अपन समय देते हैं उतना निखरते हैं। तो इसीलिए मैं यही चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मॉनेटरी, मतलब मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैं दोनों चीज़ों को वैसे तो चलने दूंगा, क्योंकि फैमिली भी सपोर्ट कर रही है अपने को, तो अपन को भी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। और उसके बाद में अपना जो मन जिस चीज़ में लगता है वो भी लगना चाहिए, तो मन भी खुश, घर वाले भी खुश, तो बस वही चीज़ें कंटिन्यू होनी चाहिए। किसी जैसे किसी को आपसे सीखना हो तो आपसे कांटेक्ट कैसे करा जाए?
मैं वैसे तो मेरे को करते हैं वैसे मैसेज बहुत सारे। मैंने जैसे यूट्यूब पे वीडियो भी डाले थे ना, तो मैं वीडियो पे वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों को गाइडेंस नहीं होता है। तो मैं फ़ोन नंबर भी डाल देता हूँ और इंस्टाग्राम भी डाल देता हूँ। तो इंस्टाग्राम जैसे मेरा है योगेश गुर्जर म्यूज़िक, तो वो उस पे भी बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर देते हैं। तो उससे मैं बहुत सारे लोगों को मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी समझा देता हूँ चीज़ें, अगर नहीं आ रही है कुछ समझ में, कुछ डाउट या कुछ है तो मैं उधर भी समझा देता हूँ। और कॉल भी मतलब मेरे को बहुत सारे लोग कॉल कर देते हैं, घंटों घंटों में उनको समझा देता हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। तो दोनों जगह पे मैं समझ लेता हूँ चीज़ों को। योगेश भैया के यूट्यूब चैनल की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आपको भी म्यूज़िक के बारे में थोड़ा बहुत जानना है या अगर आपको कुछ उनसे एडवाइस लेनी है तो आप बिल्कुल उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे म्यूज़िक के बारे में अब मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया कि यार ये तो एक साधना है, मतलब जिस प्रकार से मैंने अभी तक समझा है कि कभी ना ख़त्म होने वाली साधना। तो बढ़िया लगा मेरे पास भी, मतलब मैं खुद सीखता था, हारमोनियम हो गया, थोड़ा सा ढोलक वगैरह, पर वही है कि आपका बिल्कुल अंदर से बहुत ज़्यादा उसके प्रति मतलब एक आस्था होनी चाहिए सीखने के लिए, तभी आप इसमें कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो नहीं सीख पाया, पर जिसको भी है वो ज़रूर सीखे। मतलब ये मतलब आपको एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी कहीं ना कहीं ऊपर रखती है। कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो? हाँ, ये चीज़ मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि मेंटली तो ये चीज़ स्ट्रॉन्ग करती है। और मतलब आदमी स्पिरिचुअलिटी में मतलब ये है कि यार उसको फिर सारे फंडे क्लियर हो जाते हैं कि यार मेरे को कुछ भी नहीं, मतलब कितने भी अपन गिर जाएंगे पर है अपने को संभालने वाला, अपन संभल जाएंगे। अभी इतना बड़ा किया है तो आगे भी बचा लेगा। आ जाती है ना, बिल्कुल। मतलब आदमी में मतलब कितना भी दरिद्रता से वो आदमी गुजरा हो, पर वो ये है कि होप होप रहता है, एक बारीक सी होप रहती है कि यार मतलब होता यही है कि एक जुगनू जैसी भी चीज़ हेल्प कर जाती है। ये शायरी है कि यदि अंधकार से बचने का संकल्प कोई कर लेता है, तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो ये चीज़ हो जाती है, छोटा से छोटा मतलब कोई होप होती है ना छोटी सी, वो भी बचा लेती है। तो ये चीज़ म्यूज़िक में मैंने देखी है कि म्यूज़िक अगर कोई आदमी किसी चीज़ में फंसा भी है, पर अगर वो म्यूज़िक में है या वो आदमी जुड़ाव रखता है भगवान से किसी भी तरह का, वो आगे बढ़ जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो उसको रास्ता मिल जाएगा। एक चीज़ और मुझे ध्यान नहीं है, आजकल जो मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन पे बातें हो रही हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मेंटल हेल्थ को लेके हाँ, कि कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कुछ भी करने का मन ना कर रहा हो, एनजाइटी। हाँ, इसमें तो जैसे बहुत सारी चीज़ें रही ऐसी, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें तो नहीं रही है कि मैं कहीं फंस गया हूँ या कुछ। मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो सबको होती ही है जनरली, जैसे पर्सनल जो कुछ होते हैं छोटे मोटे इशू। पर हाँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया जिसका मेरे को निचोड़ नहीं मिल रहा है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके मैं बहुत सारे दिनों तक परेशान ही रहता हूँ। मैं मतलब चिड़चिड़ हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी चिड़चिड़ हो जाता हूँ। ये चीज़ है मेरे साथ, मैं चिढ़ता बहुत हूँ। पर है ये, मेरे को ये पता है कि निचोड़ निकल जाता है किसी भी चीज़ का, कितनी भी बड़ी चीज़ है निचोड़ निकल जाएगा, क्योंकि यार बड़े बड़े लोग हैं, सबको तनाव है, अपन तो कुछ भी नहीं है, अपने को भी तनाव है तो अपन भी हो जाएंगे, है ना। तो हर लेवल पे मतलब तनाव सबको है, हर एक लेवल के इंसान को। तो निचोड़ सबको मिल जाता, तो मैं उस चीज़ से क्लियर रहता हूँ कि हाँ कुछ तो हो जाएगा, तो वो हो भी जाता है। कोई आपका ऐसा दोस्त हो या किसी व्यक्ति को देखा हो जो मैंने इन चीज़ों से जूझ रहा है, लेकिन म्यूज़िक ने उसको बाहर निकाला, ऐसा कोई है मतलब आपके में? अब इसमें तो मतलब क्या है कि तरह तरह के लोग जैसे आपको मिलते हैं, हर फील्ड में मिलते हैं कि तरह तरह के लोग हैं। जैसे मेरे जो गुरु हैं अभय भाव साहब, अ, उनका फैमिली बैकग्राउंड मतलब इतना अच्छा रहा नहीं है शुरू से। मतलब उनका जो शुरुआती टाइम रहा है ना, उस टाइम पे उन लोगों ने मतलब बहुत परेशानियां देखी हैं। और मेंटली मतलब वो आदमी मतलब कैसे आज के समय में बहुत आगे बढ़ गया है, ये चीज़ देख के मतलब अभी आप देखिएगा उनका यूट्यूब चैनल भी, तो वो आदमी आज के समय में मतलब उस आदमी के चेहरे पे बहुत तेज है, मतलब देख के समझ में आता है कि बहुत बढ़िया आदमी है यार। पर उस आदमी ने मतलब वो आदमी एक समय पे टूट चुका था, पर उसने मेहनत की, म्यूज़िक में आगे बढ़ा धीरे धीरे करके, फाइनेंशियल कंडीशन भी उसकी बढ़िया हुई,
उस इंसान की, और अब आज वो इस लेवल पे है कि वो बहुत सारे लोगों की रोज फ्री में हेल्प भी करते हैं, कंसल्टेंट भी मतलब प्रोवाइड करते हैं कंसल्टेंसी, और उसके बाद में बहुत सारे लोगों को पेड कोचिंग भी देते हैं, फ्री कोचिंग भी देते हैं, फैमिली भी मैनेज कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। मतलब जो आदमी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सिर्फ म्यूजिक में ही लाइफ चेंज करती है। तो ये चीज़ तो होती है, ज़रूर होती हम्म, कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री से आपके कोई आइडल वगैरह कोई? है। वैसे तो इतने कुछ खास मैं बॉलीवुड गाने सुनता नहीं हूँ, पहली बात तो, क्योंकि अभी तो बकवास आ रहे हैं यार, बिल्कुल बकवास आ रहे हैं। और पुराने गाने हैं जो, और ये चीज़ मैं देखिए सारे ही लोग बोलेंगे, ये आप किसी से भी पूछ लो, मेरे से नहीं पूछो, किसी से भी आप पूछोगे कि बॉलीवुड गाने, तो वो सब बोलेंगे पुराने गाने सुनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने गानों से कनेक्ट कर पाते हैं ना यार। मैं तो कर ही पाता हूँ, पर वो आदमी भी कर पाता है जो म्यूजिक से, जिसको मतलब ही नहीं है ना, तो वो भी कर पाता है। तो पुराने गाने का तो ये तो सभी बोलते हैं घिसा पिटा है ना, तो ये तो है ही सही। और पुराने गाने, और पुराने में क्लासिकल गाने, जैसे पुरानी पिक्चर थी पड़ोसन, कभी याद हो आपको, मेरे सामने वाली खिड़की में, है ना, तो उस पिक्चर का गाना है एक चतुरनार, है ना, वो हो गया। एक आओ सांवरिया करके भी गाना है उसका, वो सुनना आप, वो बड़ा क्लासिकल गाना है और बहुत अच्छा गाना है। तो ये गाना कोई नहीं बताएगा, तो क्लासिकल, पुरानों में भी क्लासिकल गाने, है ना। और बरस बरस तू जा रे बदरवा, एक ये पूरा पुराना गाना हो गया। एक मराठी गाना भी है, मराठी गाने तो बहुत सारे, शंकर महादेवन ने बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। और उसके बाद में सोनू निगम हो गया, ये बहुत अच्छे सिंगर है। ये लोग को मतलब मैं मानता हूँ, ये लोग, क्योंकि ऐसे कि इंडियन आइडल में भी जैसे सब, जब सोनू निगम हुआ करता था अपना जज, तो किसी ने गलत गाया, तो वो ये नहीं कि उसको बोलता था कि आप सिलेक्ट हो या रिजेक्ट हो, वो उसको सही गा के बताता था, और फिर उससे बोलता था कि अब आप इसको गाओ। वो उसको सही गवा के फिर भेजता था कि अब आप रिजेक्ट हो, अब आप जाओ। वो इसलिए वो सही बात है, वो सही तरीका है। मैंने एक यूट्यूब पे देखा था, या क्या देखा था, ये मैंने उसने मतलब बताया था कि यार ये सिंगर ने क्या फील करके, मतलब सोनू निगम ने समझाया था कि सिंगर ने किस तरह से उसको फील करके गाया है उस गाने को। तो उसने स्टेज पे ही फील करवा दिया था उसको, मतलब उसकी आंखें चमक गई थी सामने वाले की कि अरे वाह क्या बात है। और हाँ, एक चीज़ मैं मिस कर गया, स्केल का मैंने बताया था, स्केल क्या होता है, तो स्केल का मैं बताऊं। दुर्गेश ने ये चीज़ टच करी थी, पर उसने बताई नहीं। तो उसमें होता ये है, स्केल मतलब स्केल लाइन खींचने वाली नहीं, स्केल सिंगिंग में स्केल होता है। स्केल में जैसे होता है कि अपने सेंटीमीटर के मार्क होते हैं, 1 2 3 4 5, जैसे 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, एक 30 सेंटीमीटर की स्केल होती है ना। रोड बनने वाली बड़ी स्केल होती है। तो स्केल उस चीज़ से भी मान सकते हैं कि इसमें जगह जगह पे मीटर होते हैं। मीटर कैसे? पॉइंट होते हैं, जैसे कि 7 स्वर हैं अपने पास, सा रे ग म प ध नि सा, है ना। और इसमें मान लो कि सीढ़ियाँ अपन चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी में अगर बिल्कुल नीचे से चढ़ रहा हूँ, ऐसा समझो आप कि जो ऊपर की जितनी भी सीढ़ियाँ हैं, जितना अपन ऊपर जाएंगे उतनी सीढ़ियाँ फिसलन भरी है, ठीक है, और नीचे की सीढ़ियाँ बिल्कुल स्टेबल है। ऊपर धीरे धीरे करके फिसलन बढ़ती जाएगी, ये समझ लो आप। तो अगर आप बिल्कुल पहली सीढ़ी से चढ़ोगे और 7वीं सीढ़ी पे पहुंचोगे, तो 7वीं सीढ़ी कम फिसलेगी। पर अगर आप दूसरी सीढ़ी को मेन सीढ़ी मानोगे और दूसरी सीढ़ी से चढ़ोगे, तो आप कहाँ पे पहुंचोगे? 8वीं सीढ़ी पे, जो ज़्यादा फिसलेगी। और फिर आप तीसरी सीढ़ी से चढ़ोगे, फिर आप चढ़ोगे, आपको 7 बार जाना है, 7 कदम चलना है ना। तो होता यही है कि ये स्केल होते हैं। स्केल मतलब बिल्कुल बेसिक, मतलब बेसिक आपने सुना होगा शब्द, कभी सुना हो, सी शार्प, डी शार्प, कभी सुना है आपने? नहीं सुना? तो ये सब उस स्केल का नाम है, उस सीढ़ी का नाम है। जैसे अपन बोलते हैं सारे गामा पधा सा, तो सा मान लो बिल्कुल 0 नंबर की सीढ़ी, तो सारे गामा पधा सा, है ना, ये 7वीं सीढ़ी होगी। अब मैं मान लो कि मैं सा को सा नहीं मान रहा हूँ, मैं रे को ही सा मान रहा हूँ, मतलब मैं दूसरी सीढ़ी को सा मान रहा हूँ, है ना, मतलब सा रे, मतलब रे सा, इसको सा मान लिया अब मैंने। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, अब ये तो गलत गया स्वर, पर ऐसे करके उसको मैंने सा मान लिया। फिर ग को मैंने सा मान लिया। तो जैसे जैसे मैं ऊंची स्केल को सा मान रहा हूँ, है ना, मतलब ऊंची स्केल को नॉर्मल स्केल मान रहा हूँ। इसमें अलग अलग स्केल होती है, एक अपन बोलते हैं सी शार्प, डी शार्प,
है ना, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, ये स्केल का नाम है, इस जगह का नाम है। तो जितना अपन ऊंची स्केल से गाते हैं, जैसे दुर्गेश का स्केल क्या है, वो नॉर्मल स्केल से अच्छा गाता है ना, सी शार्प डी शार्प से अच्छा गाता है, मतलब वो नॉर्मल स्टेज में अच्छा है उसका गाना। पर जो सिंगर है जो ऊंचा गाते हैं, जिनकी बिल्कुल पतली आवाज़ है, तीखी आवाज़ है, जैसे आपने सुना होगा मिक्का सिंह हो गया, है ना, उसके बाद में दिलेर मेहंदी हो गया, और आपने सुना होगा श्री राम जानकी, है ना, तो बड़ा तीखा बिल्कुल गाया हुआ है उसने सिंगर ने, तो वो बहुत ऊंचे स्केल में। अब वो अगर मैं दुर्गेश से गवाऊँ तो वो परेशानी वाली बात है। दुर्गेश गाता है बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट से गाने, क्योंकि उसकी आवाज़ को भी सूट करते हैं, उसकी पर्सनालिटी को भी सूट करते हैं। तो स्केल का मतलब यही है, स्केल बस यही है कि जैसे मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपको सुन के पता चल रही होगी कि मेरी आवाज़ ऊंची जा सकती है ना, तो मेरा स्केल ऊंचा है। स्केल ऊंचा होना नीचा होना बुरी बात नहीं है, स्केल सबका अलग होता है। जैसे आपकी आवाज़ है, आपकी आवाज़ ऊंची नहीं है, आपकी आवाज़ सुन के पता चल रही है, तो आपकी आवाज़ भी नॉर्मल स्केल की है, यानी कि दुर्गेश की आवाज़ की स्केल की। तो स्केल यही होता है कि किस जगह से आप गा सकते हो, कितनी ऊंचाई से गा सकते हो, कितना ऊंचा स्वर ले सकते हो, ऐसा ये स्केल होता है। कोई एकदम हाइप से शुरू करता है, हाँ बिल्कुल, चीखते हैं स्टेज पे। हाँ, वो कोई धीरे धीरे ले जाता है ऊपर, हाँ, तो सबका अलग अलग तरीका है। सबका अलग अलग अच्छा, तरीका कोई सुधार सकता है इसको कि कोई डायरेक्ट? है। ये भी बड़ी टेक्निक है। लोग बोलते हैं कि ऊंचा गाना है, ऊंचा गाना है ना, तो ऊंचे की प्रैक्टिस करो, और ऊंचा गाना है ना, तो मेन इसका तरीका होता है कि नीचे की प्रैक्टिस करो। ये कैसे होता है पता है? मतलब मैं मान लो, ऐसा समझो कि एक स्केल ले लिया अपन ने सा, है ना, तो सा रे गा मा, है ना, तो ऐसे अपन ऊपर जा रहे हैं, प ध नि सा रे गा मा पा ध नि, ऐसे ऊपर जा रहे हैं अपन, और अपने को सा नि ग प, अपन और नीचे आओ, जितना नीचे आएंगे तो अपना गला ऐसा ऐसे अपन नीचे आ रहे हैं, तो अपना गला मतलब और गर्म होता है धीरे धीरे, तो उससे अपना गला स्ट्रेच होता है एक तरह से, मतलब एक तरह से मसाज ही है ये, एक्सरसाइज ही है एक तरह से। तो जितनी एक्सरसाइज होगी ना, जितना स्ट्रेच होगा उतना, और वो कंफर्टेबल होगा ऊपर जाने के। तो अगर किसी को अपना स्केल बढ़ाना है, ये दुर्गेश को भी मैंने बोला था, ये शायद नहीं बोला हो, अब वो देख लेगा तो अब तो पता चल जाएगा। तो अगर उसको उसका स्केल बढ़ाना है तो उसको नीचे स्वर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर हाँ, ये है कि इतना कुछ खास नहीं है, अपन यार किसी की परछाई क्यों बनो, अपन किसी को देख के ऊंचा क्यों गाने की आदत डालो, जो अपन मतलब अपन जो है वही बनो ना यार। हाँ, शेर की पूंछ बनने से अच्छा तो बिल्ली का सर बन जाओ ना, ऐसा, इसीलिए। तो कैसा लगा मतलब आपको? अरे बढ़िया, मतलब मैं तो एक तरह से थैंकफुल हूँ यार कि आपने आपके प्लेटफॉर्म पे बुलाया मेरे नहीं, थैंकफुल तो मतलब मैं सजेशंस का हूँ, मेरे को अच्छे खासे सजेशन मिले, और मेरे साथ ये होता है कि मैं हर पॉडकास्ट में मुझे लगता है कि हाँ यार, ये थोड़ा और अच्छा हो गया, ये थोड़ा और अच्छा हो गया, मतलब अपने आप पता नहीं क्यों, जबकि बातें वही नॉर्मली करता। तो बढ़िया लगा, मतलब आप आए और बहुत कुछ मुझे जानने को मिला। आई होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा हो, और हम थैंक यू करेंगे योगेश भैया को कि उन्होंने अपना समय निकाला और आप आए यहाँ पर। तो इन्हें फॉलो करने के लिए इनके सारे हैंडल्स के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तो इन्हें जाके फॉलो ज़रूर करें और एक उभरते सितारे को सपोर्ट ज़रूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं भैया वापस। को। बिल्कुल।